हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि हम लोग ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था, और उस पर बेसिक जो न्यूमेरिकल चार्ज पे बन रहे थे जा करके उनके बारे में देखा था। उसमें जो न्यूमेरिकल बनते थे मैक्सिमम क्वेश्चन रहते क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, आगे हम लोगों ने इसका पढ़ा था कूलॉम फोर्स, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम्स लॉ पे फोर्स देखा। तो उस पर जो बेसिक न्यूमेरिकल हो रहे थे उनको हमने देखा था। आगे उन्हीं के और हम पढ़ते हैं, उसी कूलॉम्स लॉ पर हम और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने इसके पहले भी कहा था फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो कूलॉम फोर्स की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज पड़ी थी जो जिन पर न्यूमेरिकल बन रहे थे। ये कहा था भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से अगर किसी एक पॉइंट चार्ज पर हम फोर्स निकालना चाहें तो सबका हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। ठीक, तो इसे बोला गया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो उसमें हमने एक न्यूमेरिकल देखा था जो स्क्वायर फॉर्म में रखा हुआ था, उसके कॉर्नर पर हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी। ठीक, दूसरी बात ये थी कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक, उसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो पहले हम कूलॉम फोर्स पे ही बात कर रहे हैं, ये देखते हैं। एक चीज़ और जैसे बतानी थी, हम लोगों ने ये पढ़ा था अगर सिमिलर चार्जेस होते हैं, ठीक है, जैसे Q1 और Q2, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं, ये एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब पता चले एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो चार्ज जनरेट होता था दूसरी बॉडी पर वो तीन तरीके से होता था। एक तो रहता था फ्रिक्शन, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे हम रब करते थे। ठीक, दूसरा होता था कंडक्शन, जब चार्ज बॉडी को दूसरे से हम कांटेक्ट में करते थे तो कंडक्शन होता था। तीसरा रहता था इंडक्शन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लीजिए दो बॉडीज रखी हुई हैं, ठीक है, अब चार्ज कोई मैं आँख से नेकेड आई से दिखाई तो देता नहीं कि इस पर चार्ज है, तो हम कैसे पता करेंगे कि दोनों बॉडी चार्ज हैं, अट्रैक्शन की वजह से या रिपल्सन की वजह से। तो उसका आंसर ही रहता है कि अगर वो दोनों बॉडी चार्ज हैं, अगर वो रिपेल कर रही हैं तो हम कह सकते हैं वो चार्ज हैं। अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो हम ये नहीं पक्का कह सकते हैं कि वो चार्ज हैं या नहीं है। वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए मतलब इसका ये हुआ कि जैसे सपोज करिए ये कोई बॉडी है जो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। अब मान लीजिए क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए इस बॉडी का चार्ज बहुत ज़्यादा हो, जब इसको हम दूसरी बॉडी के पास में लाते हैं तो इसकी वजह से इस पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। और कैसा नेचर आता था उसका, जस्ट अपोजिट आता था। जब अपोजिट आ जाएगा तो इसमें क्या नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो ये क्या करने लगेगा, इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें हमने ये देखा कि एक हमने चार्ज बॉडी रखी, दूसरी कैसी रखी थी, न्यूट्रल बॉडी। लेकिन इंडक्शन की वजह से न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज जनरेट हो गया और कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, तो उसने क्या कर दिया, इसको अट्रैक्ट कर दिया। लेकिन अगर यही दोनों चार्ज होती हैं, दोनों क्या होता, मतलब सिमिलर चार्ज होता तो क्या करती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती। तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर दो बॉडी एक दूसरे को रिपल कर रही हैं तो हम ये कह सकते हैं वो चार्ज हैं। ठीक है, तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर अट्रैक्ट कर रही हैं तो वो नहीं होगा, रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोगों ने वेव में पढ़ा था, अब वेव क्या रहता है, वेव के कई वो होते हैं ना फेनामेना, इंटरफ्रेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है और पोलराइजेशन होता है। तो वहाँ भी बताया था कि अगर मान लीजिए कौन सा फेनामेना शो करे जिससे हम कह सकते हैं कि भाई जो मैटर है जो भी है वो वेव नेचर को शो कर रहा है, तो वहाँ बताया गया था डिफ्रैक्शन। अगर डिफ्रैक्शन फेनामेना शो कर रहा है तो हम कन्विंसिंग प्रूफ है किसका, वेव नेचर का। इसी तरह अगर दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इसका कन्विंसिंग प्रूफ है इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो डिफ्रैक्शन इज द श्योर प्रूफ ऑफ वेव नेचर और रिपल्सन क्या है, श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये उठा यार। ठीक, तो ये कंडीशन रही जा करके। अब आगे जैसे हम लोगों का
न्यूमेरिकल स्पेस जो हम लोग कर रहे थे उसी पे पहुंचते हैं जा करके। तो कुछ बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके बाद इनका हम जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन है उनको देखते हैं। ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल जैसे सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे अगर हम जैसे बात करें तो क्या रहेगा, जैसे इसके वाले बात की थी कि ये यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ पर मान लो चार्ज क्यू रखा गया था, यहाँ पर चार्ज क्यू रखा गया था, यहाँ पर चार्ज क्यू रखा गया था। ये है मान लीजिए ए, ये है बी और ये है सी। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में रखे गए हैं। किसी एक कॉर्नर पर नेट फोर्स बताओ, तो एक कॉर्नर पर नेट फोर्स बताएंगे। सभी देखो चार्ज कैसे हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर हैं, एक दूसरे क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इसको हम देखेंगे, ये रिपल्सिव फोर्स मान लो यहीं पर निकालें, किसी कहीं पर भी निकाल लें हम। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो निकालते हैं, ये इसको रिपेल करेगा इधर। ठीक है, फोर्स F लगा, ये इसको रिपेल करेगा इधर, फोर्स कितना लगेगा F। F का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा जा करके कि 1/4πε0 Q इंटू क्यू, या Q इंटू क्यू कितना रहा जा करके Q स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई जा करके L स्क्वायर। ठीक है, इसके भी यही होगा Q इंटू क्यू, Q स्क्वायर और बीच की डिस्टेंस L स्क्वायर। मतलब मैग्नीट्यूड जो आया फोर्स का क्या आया, सेम आया। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये हेड ऑन एंगल सेम होगा, ये एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री, तो ये भी कितना रहेगा 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, हम लोग वेक्टर में पढ़े थे, अगर दो वेक्टर आइडेंटिकल हैं तो उनका नेट फोर्स जो आता था इन दोनों बीच के एंगल से मिड मतलब सेंटर से जाता था, और सेंटर से जाएगा तो यहाँ पर ये हम इसके पहले सॉल्व करते हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी F√3 आ जाएगी। वहाँ हमने कहा था कि जो रिजल्टेंट आता था ये कितना हो जाता था 2a cos θ/2। तो ये रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग, तो इधर आ जाएगा 2F और यहाँ रहेगा cos 60/2। तो cos 60 कितना हो जाएगा, ये आधा करेंगे तो हो जाएगा cos 30। तो ये इधर आ जाएगा cos 30 की वैल्यू रहती है जा करके √3/2। तो देखिए वही आ गया F√3 और F की वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा। तो सिंपल सा है जो भी है, जैसे हमने इसलिए वहाँ कहा था अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो जहाँ भी कोई वेक्टर का फॉर्मूला दिखेगा हम उसके से ना सॉल्व करके हम बाकी उसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, √f1² + f2² + 2f1f2 सॉल्व करते रहिए तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सर आ जा करके इसी तरह बाकी जिसका भी हम देखेंगे वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में ये जैसे हम बात करें मतलब तीन आइडेंटिकल ये कंडक्टिंग स्फीयर हैं जिनमें आइडेंटिकल चार्ज भी दे रखा है। मान लीजिए क्यू दे रखा है, ये क्यू दे रखा है, ये भी क्या दे रखा है क्यू दे रखा है। ये इनके सेंटर पॉइंट ऐसे जोड़ रहे हैं जा करके। तो ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी और ये मान लेते हैं हम सी। ठीक, अब हमें ये बताना है उसी तरीके से किसी एक एंड पर नेट फोर्स बताइए क्या होगा। तो यहाँ देखो आइडेंटिकल हैं तो सभी की रेडियस क्या होंगी, सेम रहेंगी ना। ये इसकी भी रेडियस आर रहेगी, इसकी भी रेडियस आर रहेगी, इसकी भी रेडियस आर रहेगी जाकर के। किसी एक निकलते को वही तो बन गया जाकर के इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। किसी एक पर निकालेंगे तो देखो डिस्टेंसेस सबकी सेम है ना, इनके बीच का ये आर हो गया, ये आर होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2r। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई 2r, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई 2r। अब कहीं पर निकालेंगे रिपेल करेंगे जाकर के, एक फोर्स इसकी वजह देखेंगे इधर आएगा, इसकी वजह देखेंगे इधर आएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो नेट जैसे अभी निकाला था कितना आ जाएगा F√3 हो जाएगा, और F की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q² बीच की डिस्टेंस है 2r, तो यहाँ करेगा 2r का होल स्क्वायर, ये F की वैल्यू हो जाएगी, बस वैल्यू रख देंगे। तो कहीं कुछ भी कहता रहा है आपको सिंपल बात ये सोचना है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा बन रहा है। कई चार्जेज हैं तो हमें क्या करना है वेक्टर सम कर देना है, और वेक्टर सम से उसका हम नेट फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब एक थोड़ा इसी वेक्टर सम में एक थोड़ा सही से क्वेश्चन देखते हैं कि मतलब कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज ऐसे अरेंज किए गए हैं, अब बताइए नेट फोर्स क्या होगा। तो वही काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए यहाँ पर x = 0 से आइडेंटिकल चार्ज रखें, जैसे x = 0, यहाँ पर एक चार्ज रखा है कैपिटल Q को कुछ भी वैल्यू मान लीजिए 1 कूलम है, और यहाँ पर x = 1 पर ये मान लो रखा है 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, और इसके बाद x = 2 है, यहाँ पर ही रखा है 2 माइक्रो कूलम, और इसके बाद x = 4 है। ठीक है,
यहाँ पर भी रखा है 2 माइक्रो कूलम, इसी तरह यहाँ पर ये 8 है, यहाँ पर रखा है 2 माइक्रो कूलम, मतलब ये स्मॉल क्यू है। अप टू इनफाइनाइट तक ऐसे ये चार्ज रखा गया है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि इन नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जो ओरिजिन पर चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, यहाँ पर नेट फोर्स बताओ क्या होगा। मतलब इन चार्जेस की वजह से हमें कहाँ पर फोर्स निकालना है, ओरिजिन पर x इक्वल टू 0 पर निकालना है, क्या रहेगा जा करके ये कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, सबका वेक्टर सम कर देंगे, और वेक्टर सम करके जो भी सीरीज बनेगी उससे हम सॉल्व कर देंगे। तो देखो करते हैं हम, फोर्स की वैल्यू हम बात करें पहले इसके और इसके अगर देखेंगे तो सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ जाएगा कॉमन। चार्जेस का मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, ये तो सब में आएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी सबकी, अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू है 1/1 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखेंगे कितना रहेगा 1/2 स्क्वायर प्लस इधर रहेगा 1/4 स्क्वायर प्लस इधर रहेगा 1/8 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट तक रहेगा जाकर के। सॉल्व करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू बताई गई थी 9 × 10⁻⁹, कैपिटल की वैल्यू 1 कूलम है, स्मॉल क्यू की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम है, 2 माइक्रो कूलम 10⁻⁶। यहाँ पर देखें 1 का होल स्क्वायर 1/1 1 बचेगा, इधर आएगा 1/4, इधर आएगा 1/16, इधर आएगा 1/64 एंड सो ऑन, ठीक। अब देखिए इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, तो इनफाइनाइट सीरीज का सॉल्व करने के यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है जाकर के प्रोग्रेशन का, S इक्वल टू रहता है A/1 - R। यहाँ पर जो A रहता है ये इनिशियल टर्म रहता है, इनिशियल टर्म, और जो R होता है ये कॉमन टर्म होता है जो बार बार रिपीट करेगा, क्या रहेगा, कॉमन टर्म रहेगा। अब ऐसा तुम पता करो, ये तो इनिशियल टर्म हो गया 1, ठीक है, इस पूरे जगह हम क्या रख देंगे, जो S आएगा वो रख देंगे हम, ठीक, यही मतलब इसका जो सिंप्लीफिकेशन वो S आया। अब इनिशियल टर्म क्या है 1, और R क्या है, जो कॉमन टर्म बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए अगर इसमें हम सब में 1/4 मल्टीप्लाई करें, इसमें 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 आ गया, इसमें 1/4 मल्टीप्लाई 1/16 हो गया, इसमें 1/4 मल्टीप्लाई कितना आ गया 1/64 होगा, एंड सो ऑन ऐसे होता जाएगा। मतलब ये हमें पता चल गया कि यहाँ पर हम देख रहे हैं A की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू कितनी है 1/4। तो देखो S इज इक्वल टू 1/1 - 1/4, ये कितना आ जाएगा 4/3 बचा ना, इधर 4 - 1 3 बचे, 4 चला जाएगा ऊपर, तो इस पूरे जगह क्या रख देंगे हम 4/3 रख देंगे। तो यहाँ पूरी जगह रखेंगे तो देखो आ जाएगा 9 × 2 कितना हो गया 18, प्लस का 9 माइनस का 6 कितना बचेगा प्लस का 3 इंटू यहाँ हो जाएगा ये 4/3, 4/3 कितना आ गया 6, तो 6 पहुँचा जाकर के 6 4 जा कितना आ गया 24,000 न्यूटन। बस सिंपल सा ये रहेगा जा करके। तो वही हो गया, कितने भी एक जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर कई नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से अगर फोर्स निकालना है तो उनका सबका क्या कर देंगे हम वेक्टर सम कर देंगे। तो जितने भी इसमें रहे जाकर के उसको हमने सॉल्व कर देखा, आप कितने भी बनाते चले जाइए उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हमने जो बेसिक एक तरीका रहा उसको हमने सॉल्व किया, ठीक। तो ये तो बात हो गई प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल से बन रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बात आती है जैसे अभी हमने कहा कि जो कूलॉम फोर्स है जो शुरुआत हम लोगों ने की थी, ये कहा गया था भाई पॉइंट चार्जेस होंगे। पॉइंट चार्जेस मतलब ये है कि हम मान चलेंगे जो चार्ज है वो एक सेंटर पर लोकलाइज्ड है, ठीक, मतलब दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस की तुलना में, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा होगी और चार्ज का साइज छोटा रहेगा जा करके, ठीक। अब इसका मतलब क्या करें, ऐसा किया जाए कि मान लीजिए ये कोई नॉन कंडक्टिंग रॉड है। नॉन कंडक्टिंग रॉड क्यों बोला गया, भाई अगर कंडक्टर होगा तो हमने पढ़ा था कि चार्ज की प्रॉपर्टी वो कहाँ रहेगा, उसके आउटर सरफेस में रहेगा। अगर नॉन कंडक्टिंग में चार्ज देंगे तो उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ये अंतर होता है, ठीक। तो नॉन कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ दे रखी है L, ठीक है, लेंथ L दे रखी है और इस पर जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, ठीक है। इससे मतलब यहाँ पर एक चार्ज रखा है इसके एक सिरे से स्मॉल d डिस्टेंस पर, ठीक है। तो एक रॉड है, तो कह रहा है कि इस चार्ज स्मॉल क्यू पर रॉड की वजह से फोर्स बताइए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ जाकर भाई एक रॉड है नॉन कंडक्टिंग जिसकी लेंथ L दे रखी है, इस पर यूनिफॉर्मली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैपिटल Q है। तो इस रॉड की वजह से मतलब रॉड पे जो चार्ज है इस स्मॉल क्यू पर फोर्स बताइए क्या रहेगा। अब देखिए अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो कहीं पर लोकलाइज हम मान लेते, तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन क्या होता डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन ऐसा तो है नहीं।
यहाँ देखो जैसे हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे बढ़ रहे हैं, इस पर देख रहे हैं ऐसे चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो हम ऐसा चाहेंगे भाई पूरे चार्ज को तो हम लोकलाइज जगह पर नहीं मान सकते हैं क्योंकि रॉड की लेंथ दे रखी है। ठीक, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है जो शुरुआत में हमने बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि जब ऐसी बात होती है तो हम उसमें क्या निकालते हैं, वो पैरामीटर पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। भाई चार्ज लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, स्मॉल सेगमेंट मान लिया हमने। ठीक है, स्मॉल सेगमेंट मान लिया, यहाँ से सपोज करिए ये डिस्टेंस रखी जा करके x, और ये जो सेगमेंट आया dx, और इस पे जो चार्ज है वो मान लीजिए dq है। ठीक, तो इस dq सेगमेंट का हमें जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है dx, उस पर चार्ज निकालना है। अब क्या देखो ये पॉइंट चार्ज हमने मान लिया dq, और ये हो गया इनके बीच डिस्टेंस कितनी होगी x²। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमने कहा पहले हम ये वैल्यू निकालते हैं डी क्यू क्या रही, तो d इंटू क्यू चार्ज पर यूनिट लेंथ कैपिटल Q बाई एल, और इसकी लेंथ कितनी है dx, ये आ गया इतने डी क्यू की वैल्यू, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और जितनी लेंथ का है उसका हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, उतने सेगमेंट का हमें चार्ज पता चल गया। अब यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे, तो डी एफ इज इक्वल टू ये रहेगा जाकर के 1/4 Q इंटू ये रहेगा जाकर के डी क्यू अपॉन ये क्या हो जाएगा x²। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, डी क्यू की वैल्यू रखते हैं, तो डी एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 Q अपॉन में है ये x²। डी क्यू की वैल्यू रखते हैं, डी क्यू वैल्यू लिखी हुई जा करके कैपिटल Q अपॉन एल इंटू क्या है dx। ठीक, ये है। अब ये जो dx है ये हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमें पूरी लेंथ का निकालना है ना, मतलब ये सिरा हम इसको मान लेते हैं a और ये सिरा मान लेते हैं हम b। ठीक, तो और थोड़ा इसको अरेंज करते हैं, तो डी एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई एल। यहाँ पर देखो x² है, x² को ऊपर ले जाएंगे तो बचेगा x⁻² इंटू क्या जाएगा dx। ठीक, अब हमें पूरे पर अगर फोर्स निकालना रहेगा तो इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे हम, देखो इस सिरे की जो डिस्टेंस है यहाँ से कितना है स्मॉल d, तो लोअर जो वैल्यू हो गई लोअर लिमिट हो गई स्मॉल d, और जो अपर लिमिट हुई थी यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी होगी l, और जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी l+d। ठीक, इतने को हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करने पर देखिए क्या होगा, अब इसे इंटीग्रेट करते हैं तो डी एफ का तो हो जाएगा f। ठीक है, बाकी तो वैल्यू यही लिखी है 1/4 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई एल। अब इसको इंटीग्रेट कर, इंटीग्रेशन में क्या होता है उतना हम जोड़ते हैं, -2 + 1 कितना आएगा -x अपॉन -2 + 1 कितना आएगा -x। ठीक, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं जाकर के इसको हम करेंगे x पावर -2 + 1 और -2 + 1, ये है d और ये मान लीजिए d+l। ठीक, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो f इज इक्वल टू ये आएगा 1/4 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई एल। कितना बचा, ये बच रहा जाएगा x पावर -1 ये d और यहाँ ये d+l। तो देखिए f इज इक्वल टू ये हो रहा है जाकर के 1/4। ठीक है, तो 1/4 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई एल, ये हो जाएगा -1/x, नीचे ले आएंगे ये रहा d और ये रहा जाकर d+l। अब इसको क्या सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल, अपर लिमिट है d+l, तो -1 ये रहेगा d+l माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस साइन पहले लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस लोअर लिमिट दिया जाएगा 1/d, ये प्लस हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमने क्या किया d ऑफ d प्लस एलसीएम लिया, तो यहाँ बचा -d और d से d कट गया, यहाँ बच रहा d+l। यहाँ क्या बचा जाकर के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन ये रहा 4πε0l। देखो -d + d कट गया, ये कैपिटल L कट गया, तो फाइनल देखिए हमारा जो फॉर्मूला आ गया जाकर के 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन नीचे क्या हो जाए d ऑफ d+l, बस यही आ गया आंसर। ठीक है, तो कोई ऐसा कहता है जिसमें मान लीजिए वो पॉइंट चार्ज ना हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो उसको हम इंटीग्रेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे उसमें स्मॉल सेगमेंट मान लेंगे डी क्यू और उसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है,
तो लिख लेंगे इसको, एक बार अपनी मर्जी से सॉल्व करके देख लेंगे, थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। कहीं भी शुरुआत में, कई भी मैकेनिक्स में हम तमाम जगह ऐसा करते थे कि जहाँ पर हमें जरूरत पड़ जाती कि रॉड की लेंथ होती थी या चेन की लेंथ होती, तो मास पर यूनिट लेंथ का कॉन्सेप्ट हम लगाते थे। वैसी वैल्यू यहाँ पर रहेगी जाकर मास पर यूनिट लेंथ को, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई जाकर के कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। एक और देखते हैं इसको सॉल्व करके, दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का देखते हैं जिसमें ये वैल्यू लग रही हो, ठीक है, कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा हो, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्या रहेगा। अब जैसे क्वेश्चन तमाम देखा होगा कि रिंग है, उस रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर फोर्स बताइए क्या रहेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, रिंग पे हम पूरे चार्ज को हम स्प्रेड करते हैं और बताते हैं क्या रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मान लीजिए एक रिंग है, इसकी रेडियस जो है आर है और चार्ज दे रखा है कैपिटल क्यू। ठीक है, तो इसके सेंटर से एक्सिस पर, ये इसका सेंटर है, ये एक्सिस पॉइंट पी है, यहां पर मान लिए कोई चार्ज रखा है स्मॉल क्यू या क्यू नॉट मान लेते हैं। ठीक है, माइनस क्यू कर देते हैं। ठीक है, क्यू रहता है उस हिसाब से माइनस क्यू नॉट। ठीक है, इस पे मैं फोर्स बताना है तो इसकी डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं। डिस्टेंस एज्यूम मतलब यहाँ से सेंटर से कितनी हो गई, एक्स हो गई जाकर के। हमें इस पे फोर्स बताना है और नेचर ऑफ मोशन बताना है, क्या इसकी मोशन कैसी रहेगी। भाई फोर्स लगेगा, कैसा लगेगा भाई, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, पे कैसा है नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन रिंग कैसी है, खोखली है, अटैक करेगा चिपक थोड़ी जाएगा भाई, जैसे खींचेगा इधर निकल जाएगा, फिर 10 खींचेगा इधर निकल जाएगा, इस तरीके से ये मूव करेगा। कैसे मूव करेगा और अभी फिर से हम देखेंगे इसको। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो तो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये ऐसे। ठीक, तो हमने क्या किया, एक स्मॉल सेगमेंट का चार्ज यहाँ पर कंसीडर किया, उसी तरीके से डी कैपिटल क्यू। ठीक, अब ये पॉइंट चार्ज जैसा हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया तो ये यहाँ पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसकी डिस्टेंस हम आर मानते हैं, तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। सपोज करिए ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो फोर्स एफ लगा जाकर के इस डायरेक्शन में, ये एफ। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर मान लो उसी तरफ सेगमेंट हम मानेंगे कैपिटल डी क्यू, तो यहाँ भी लगेगा ऐसे, ये फोर्स लगेगा, मान लो डी एफ मान ले रहे हैं, स्मॉल सेगमेंट माना डी एफ। ठीक, ये भी एंगल उसी तरह हमने सिमेट्रिकल है, कितना रहेगा, थीटा रहेगा। तो इनके कंपोनेंट अगर हम रिजॉल्व करें, ठीक है, किसी एक का करें, क्योंकि उसे अब डी क्यू तो पूरा माना ना, अब इसको रिजॉल्व करें तो डी एफ का इधर जो कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा डी एफ कॉस थीटा, इसका भी ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये इधर क्या आएगा, डी एफ साइन थीटा, और इसकी वजह से जो इधर आएगा ये भी क्या होगा, डी एफ साइन थीटा। मतलब जो परपेंडिकुलर हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, लेकिन जो इसके पैरेलल वाले कंपोनेंट वो क्या होंगे, इधर जुड़ जाएंगे। तो जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लगा वो कितना हो गया, जीरो। किधर लगा, वो एक्स एक्सिस, मतलब इसकी तरफ। अगर पॉजिटिव होता तो अवे रहता, निगेटिव है तो इसके टुवर्ड्स रहेगा जाकर के। ठीक, अब कई बार इसमें दिमाग में जाएगा, तुम ये सोचोगे कि यार हम क्या करेंगे, डी एफ कॉस थीटा इसका हुआ, डी एफ कॉस थीटा इसका, 2 डी एफ कॉस थीटा कर दें। अच्छा, तो मान लीजिए यहाँ पर डी क्यू होगा, उसका क्या करेंगे हमने तो एक सेगमेंट माना है ना, तो ऐसे मान लो डी क्यू यहाँ होगा, यहाँ भी फोर्स लगेगा, इसका डी क्यू होगा, यहाँ फोर्स लगेगा, इसका डी क्यू यहाँ फोर्स लगेगा, इसका डी क्यू यहाँ फोर्स लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने सिर्फ एक लाइन में मान लिया, उस पूरे को क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो उस इंटीग्रेशन में जो हमने ये मान रखा है डी क्यू, इसको जो इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा, कैपिटल क्यू मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसलिए 2f वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। 2f वाला कॉन्सेप्ट रहेगा वो डिस्क्रीट के लिए, जब पूरी वैल्यू दी हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होता। ठीक है, केवल यहीं चार्ज रखा होता है, यहाँ चार्ज रखा होता, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल रहता। तो हमें देखिए इतना पता चल गया जा करके, जो इस पे फोर्स लगा जा करके डी एफ इज इक्वल टू, मतलब एफ मान लेते हैं, तो एफ कॉस थीटा ये रहा जा करके इसके क्रॉस। अब ये जो एफ कॉस थीटा रहा जा करके, तो ये क्या रहा जा करके 1/4πε0 डी क्यू। तो इसको पहले रख देते हैं, तो ये है क्यू नॉट और ये है डी क्यू, और इनके बीच डिस्टेंस आर एज्यूम की है, तो ये आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या हो गया कॉस थीटा, ये वैल्यू हो जा करके डी एफ। ठीक है ना, करना कुछ नहीं हमको, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू रखने के, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या रहेगी, कॉस बराबर कॉस थीटा बराबर क्या था, बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूस, यही रहेगा ना। तो कॉस थीटा हम देखेंगे तो इसका बेस क्या हो गया, ये हो गया जा करके, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, ये वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि ये कैसा है, परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात है। कॉस थीटा बेस, तो एक्स अपॉन ये क्या जाएगा आर, लेकिन आर तो नहीं पता हमें, ठीक है। स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल आर की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रेडियस का स्क्वायर और प्लस क्या रहेगा जा करके एक्स स्क्वायर, ठीक। जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखते हैं, तो रखते हैं, देखिए तो रखने पे ये हम लोगों ने पाया कि डी एफ इज इक्वल टू, ये आ रहा है 1/4πε0, ठीक है। तो ये रहा जा करके क्यूब अपॉन ये इधर आ जा करके डी क्यू, और नीचे लिखा था आर स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली ये आ रहा है एक्स अपॉन आर, आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डी एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन ये हो जाएगा आर क्यूब, और इधर आएगा डी क्यूब। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे और आर की वैल्यू रख देंगे, डी एफ का हो गया एफ, ये आ गया जा करके 1/4πε0 क्यू, डी क्यू को हो गया क्यू, कैपिटल क्यू, अपॉन आर की वैल्यू लिखी है ये, ठीक है, आर की वैल्यू लिखी है जा करके आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट का मतलब होता है 1/2, क्यू मल्टीप्लाई है तो वैल्यू हो जाएगी 3/2 इंटू क्या है एक्स हुआ जा करके। अब यहाँ से देखिए ये पता चल रहा है जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड द ओरिजिन है, सेंटर तक, तो माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। माइनस साइन क्या करेगा, अगर मान लीजिए इसको हम इधर डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा जा करके। जो चीज़ हम लोगों ने ऑसिलेशन में पढ़ी थी, ऑसिलेशन क्या पढ़ी थी, जो मोशन का अपोज करेगा उस फोर्स को क्या बोलते थे, रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर इस चार्ज पार्टिकल को इधर हम ले जा रहे हैं तो फोर्स किधर लग रहा है, ओरिजिन की तरफ, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो ये तो आप जनरल इसको लिख लेंगे, बाकी इसकी जो कंडीशन होती है उसको हम सॉल्व करते हैं कि मतलब क्या होगा जा करके, ठीक। ये आया, तो इसमें हमने देखा भाई जो चार्ज पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पर जो फोर्स लगा जा करके वो ये रहा। अब एक बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमने अगर नेगेटिव माना है तो ओरिजिन की तरफ लग रहा था, अगर पॉजिटिव मानते तो पूरा नेगेटिव साइन नहीं आता, वो किधर रहता, अब ये रहता फिर वो, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाता है, ऐसे किधर आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, इसलिए वहाँ पर माइनस साइन लगा रखा है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या रहता है ये समझते हैं यार, ये फॉर्मूला पूछ दिया जो नीट के लिए तो खैर बड़ी बात हो जाती है, ऐसा पूछ दिया तो उसमें मान लीजिए, लेकिन नीट में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है उसकी समझिए, उसमें रहेगा इसका नेचर ऑफ मोशन पूछेगा, इसका मोशन कैसी होगी। अब देखिए हम लोगों ने मोशन पढ़ी थी, एक ऑसिलेशन पढ़ी थी, एक पढ़ी थी एसएचएम। एसएचएम जब पढ़ रहे थे तो वहाँ स्पेसिफाई किया गया था कि जो एम्पलीट्यूड होगा बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए ये हमें पता नहीं है कि एक्स और आर में क्या रिलेशन, मतलब रेडियस में दोनों कंपेरेबल हैं तो एम्पलीट्यूड कैसा होगा, लार्ज होगा। अगर लार्ज एम्पलीट्यूड तो नेचर ऑफ मोशन कैसी होगी, ऑसिलेशन होगा। ये तो क्या परफॉर्म करेगा, ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, मतलब ऑसिलेटरी मोशन होगी, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं नेचर ऑफ मोशन कैसी होगी, ऑसिलेटरी होगी, ठीक है, क्योंकि जैसे इसको अपनी तरफ खींचेगा ये, अब ये हॉलो है तो जैसे ये फोर्स लगेगा, जैसे देखो ये डिस्टेंस घटती जाएगी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। भाई नीचे डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वैल्यू घटती जाएगी, फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जिसके पास आता जाएगा फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगा यहाँ रुकेगा तो आए नहीं है, फिर ये निकल जाएगा दूसरी तरफ लगेगा, तो फिर इधर फोर्स ऐसे लगने लगेगा, ये इधर ऐसे जाएगा, तो इस तरीके से ऐसे ये अपनी इस मीन पोजीशन के अलॉन्ग ऐसे ये मूव करेगा, तो इसकी जो मोशन आएगी वो कैसी हो जाएगी, ऑसिलेटरी मोशन होगी, मतलब ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, ठीक, पहली बात। अब मान लीजिए इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत स्मॉल हो, मतलब जो एक्स की वैल्यू हो रेडियस की तुलना में क्या हो, स्मॉल हो। तो अगर एक्स की वैल्यू रेडियस की तुलना स्मॉल है तो एक्स इज लेस देन आर, तो लेस देन आर है तो देखो यहाँ पर अगर हम एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आर स्क्वायर के बराबर बचेगा जाकर के ना। भाई हमें पता है कि ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कम है तो जो बचेगा जाकर के सिंपली क्या बचेगा, आर स्क्वायर के बराबर बचेगा। अब तुम सोचोगे यार पता नहीं ऐसा होता है, चलो मान लेते हैं, ये तो प्रैक्टिकल बात है। ऐसे सोच लीजिए कि मान लीजिए हम क्या करते हैं कि 10 के स्क्वायर में 0.02 का स्क्वायर जोड़ना चाहते हैं, तो 10 स्क्वायर है 100 और ये कितना आ गया 0.004, तो लगभग 100 के बराबर ही पहुंचा जाकर, आर स्क्वायर के बराबर ही रहा जाकर के। तो वैल्यू कम, इसलिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को किसके बराबर मान लिया, आर स्क्वायर बराबर। तो ये जो वैल्यू होगी ये इसको हटा देंगे, आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आर क्यूब। तो आर क्यूब बचेगा तो एफ इक्वल टू आएगा माइनस, ये रहेगा जा करके 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आर क्यूब इंटू क्या रहेगा एक्स। अब इसको रीस्टोरिंग फोर्स से कंपेयर कर दीजिए, एफ इक्वल टू होता है माइनस के बाई के इंटू एक्स। तो यहाँ पर देखो जो के की वैल्यू लिखी हुई है वो क्या लिखी है, ये लिखा है 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन क्या लिखा है आर क्यू। अब एम्पलीट्यूड क्या हो गया स्मॉल, एम्पलीट्यूड स्मॉल हो गया तो क्या परफॉर्म करेगा एसएचएम परफॉर्म करेगा। इसकी मोशन कैसी होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे टी इज इक्वल टू क्या अगर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के की वैल्यू जो है यहाँ पर रख देंगे हम। तो नेचर ऑफ मोशन कैसी हो जाएगी इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी अगर एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी जाकर के पहले जो मोशन अगर नॉर्मली ऐसे कहा तो कैसी ऑसिलेटरी मोशन है, अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगी जाकर के। ठीक, दूसरी कंडीशन होगी। अब इसी में एक और मॉडिफिकेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, अब मान लीजिए जो x की वैल्यू हो वो रेडियस ऑफ द रिंग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, अगर मान लीजिए x की वैल्यू रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा होगी तो इसको मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। जब ये वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर पावर 3/2 कितना बचेगा एक्स क्यूब नीचे बचेगा, एक्स क्यूब नीचे बचेगा तो यहाँ पर हम देखेंगे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू एक्स क्यूब इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स यहाँ देखेंगे ये पहुँचेगा जा करके 1/4 पाई क्यू कैपिटल क्यू और नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर। ये तो वही हो गया कूलॉम लॉ वाला कि अगर मान लीजिए ये वैल्यू बहुत ज़्यादा दूरी पर होगा तो ज़्यादा दूरी के लिए हम लोगों ने माना था कि टोटल चार्ज हम कहाँ मान सकते हैं, कहाँ पर रखा होगा इसके सेंटर पर, तो ये पॉइंट चार्ज वाली कंडीशन हो गई जाकर के। पॉइंट चार्ज का फोर्स क्या लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो Q1 मतलब कैपिटल Q, Q2 मतलब Q नॉट अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये कंडीशन है जाकर के अगर किसी रिंग का कह रहा है तो उसका हम क्या निकालेंगे जो भी फोर्स की कंडीशन कह रही है और जो उस पर क्या लगेगा जो नेचर ऑफ मोशन रही जाकर के। ठीक है, अच्छा एक और रहता है सीधे हम इसको बता दे रहे हैं, इसी में आप नोट करके लिख लेंगे, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन ये रहता है कि मान लीजिए x और r की वैल्यू कंपेरेबल है, मतलब जो भी हैं वो लेजिटिमेट वैल्यू है, उनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो पूछा जाता है कि किस x की किस वैल्यू के लिए फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो देखो फोर्स की वैल्यू हमें क्या निकालनी है मैक्सिमम लिए, किसके लिए x के लिए। तो हम लोगों ने कहा था जिसके रेस्पेक्ट में वो मैक्सिमम का है वो सी के रेस्पेक्ट में हम क्या कर देते हैं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जाकर के किसके टर्म में dx के टर्म में। ठीक है, और ये क्या होगा मैक्सिमम। अब मैक्सिमम हो या मिनिमम हो वो वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो 0 आएगा, बस वैल्यू आपको याद रखनी है। तो जो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, अगर इस साइड है तो हमने प्लस कर दिया, इस साइड है तो हमने माइनस कर दिया, इसको मान लिया हमने ओरिजिन। ये जो वैल्यू आती है ये आती है r/√2। ये याद रखना, कई बार से पूछ दिया गया है तो अब इतना तो वहाँ सॉल्व करोगे नहीं, करोगे पता चला जो समय है 5-10 क्वेश्चन का तो यही ले जाएगा। तो अगर ऐसा कह रहा है द फोर्स विल बी मैक्सिमम वेन x की वैल्यू क्या आएगी r/√2 आएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन रह जाकर के द फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन पोजीशन इज जो रहेगी वो रेडियस का क्या रहेगी √2 रहेगा जाकर के। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका देखो क्या बनेगा वो हम बना देते हैं, उसको भी थोड़ा आइडिया भी और रखेंगे क्या फॉर्मूला रहेगा जाकर के। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ x लिखा है वहाँ r/√2 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ जाकर के, तो x इज इक्वल टू ये रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू कैपिटल Q, यहाँ पर आ जा करके ये तो देखो आर स्क्वायर, एक्स की जो वैल्यू r/√2 रखेंगे तो ये रहेगा r/√2 का होल स्क्वायर, r/√2 का होल स्क्वायर, और ये पावर है 3/2, और इधर जो x लिखा है ये भी हो जाएगा r/√2। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल Q, ये देखो राजा करके आर स्क्वायर, यहाँ पर हुआ जाकर r²/2, ये कितना रहेगा 3/2, और यहाँ पर ऐसे ही वही लिखा रहने दे इसको r/√2। क्या होगा देखिए ये कितना जाएगा 2r² प्लस r², 3r²/2 होगा। ठीक है, 3r²/2 तो 1/, ये पहुँचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल Q, इसको अभी ऐसे लिख रहे हैं, बाद में इससे नीचे हम करेंगे, ये रहेगा 3r²/2। इसको अलग मैं थोड़ा कर दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या रहेगी जाकर, क्योंकि बार बार उसको लेंदी करने से फायदा नहीं है। तो ये देखो बन रहा जाकर के 3r²/2 की पावर कितना है 3/2। ठीक है, अब ये 3/2 का होल क्यूब है, देखो इसको ऐसे अलग अलग सॉल्व करते हैं, 3/2 की पावर कितना है 3/2,
और यहाँ ये आर स्क्वायर की पावर कितना है 3/2, 2 से 2 कटेंगे आर क्यूब रहेगा जा करके ये। इसका देखिए 3 का हम 3 पावर क्यूब करेंगे कितना आएगा 27, और 27 का फिर क्या होगा 1/2। यहाँ 2 पावर क्यूब करेंगे 8 आएगा, और 8 का क्या करेंगे हम 1/2। इसका रूट लेंगे कितना बचेगा 3√3 बचेगा ना, है कि नहीं। तो ऊपर बचा जा करके 3√3, नीचे क्या हुआ जा करके 2√2, और ये कितना लिखा है आर क्यूब, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर यही काम करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको जो लिख लिया 3√3, ठीक है, बाई 2√2, और ये लिखा है आर क्यूब। अब ये जो लिखा है r/√2 लिखा है, तो ये आया r/√2 मतलब मल्टीप्लाई है देखो। तो देखो 2 से 2 ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया तो ये वाला 2 है ये चला जाएगा ऊपर, और इससे ये हटा दो एक स्क्वायर बचेगा। तो देखिए फाइनल फॉर्मूला हमारा बना जा करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा है 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 3√3 आर स्क्वायर, बस। तो आप उसमें जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर सेक्शन में, तो बस कुछ भी भूल जाओ तो इतना याद रखना, नीचे क्या रहेगा 3√3 है, बस इतना याद रखोगे तो आप समझ जाओगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी जा करके जिसमें हमने क्या निकाल लिया, जो भी इसमें मैक्सिमम फोर्स आया जिस पोजीशन पर, तो वो बता रहा था r/√2, और जो वैल्यू आई वो आ गई 1/4 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। तो 3√3 थोड़ा आइडिया रखेंगे, बस इतने से हमारा आइडिया हो जाएगा कि आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया रिंग का, रिंग पे जो चार्ज रखा था उसकी जो मोशन आई वो कैसी होगी ऑसिलेटिव मोशन होगी। अगर हम उसके पोजीशन को स्मॉल मानेंगे तो SHM रहेगा, उसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसी पे जैसे नीट में ही क्वेश्चन आया है, शायद 2016 या 17 में रहा है, तो उन्होंने इतना कुछ कैलकुलेट नहीं कराया है, जो कराया है वो मैं आपको लिखता हूँ और आप बताइए उसका क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं इसको, ठीक है। नीट का क्वेश्चन, अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिंपल सा एक ऐसे पूछ दिया है। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर 2 चार्जर रखे हैं, ठीक है, 2 चार्जर रखे हैं, तो मान लेते हैं पॉजिटिव में है ये Q और Q, यहाँ पर रखा है -Q0, ठीक। इनके बाइसेक्टर लाइन से, बाइसेक्टर मतलब आधे की दूरी से परपेंडिकुलर ऐसे रखा है। कह रहा था जो इस पर फोर्स लगेगा किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। कह रहा y के प्रोपोर्शनल रहेगा, -y के प्रोपोर्शनल रहेगा, x के प्रोपोर्शनल रहेगा, या -x के प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन पूछ रहा है जो इस पर फोर्स लगेगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा। अब देखो उस वही रिंग वाला जो कंडीशन थी, रिंग वाली ये कंडीशन हम लोगों ने आप जो बनाया उसमें देखिए ऐसे लग रहा था ना, ये -Q था, ये लिक्विड रखा तो इस पर फोर्स इधर लग रहा था ना, अटैक कर रहा था ये। तो यहाँ देखिए ये इसको अटैक करेगा इधर लगेगा, ये इसको अटैक करेगा इधर लगेगा, इन दोनों के F और F, तो इधर जो कंपोनेंट निकालेंगे वो कितना लगेगा F cos थीटा है 2F cos थीटा हो जाएगा, तो डिस्क्रीट है ये। तो ये देखो किधर आ रहा है, ये नीचे तरफ लग रहा है ना, तो ये ओरिजिन रहती है, अगर ऊपर होता तो क्या होता +y, और नीचे क्या होगा -y, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल रहेगा -y के प्रोपोर्शनल। अगर यही पॉजिटिव होता, ठीक है, ये अगर हम पॉजिटिव कर देते, यहाँ पर देखो Q रखें और यहाँ पर Q रखें, तो ये इसको इधर रेपल करता है, ये इसको इधर रेपल करता है, नेट फोर्स किधर लगता है ऊपर की तरफ। उस केस में ये क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव y रहता है जाकर के, बस सिंपल सी बात है। तो आप बस इतना ध्यान रखना है। देखो वो तो एक डिटेल क्वेश्चन था, अब जो नीट में पूछा गया था देखना, 2016 या 17 में पूछा गया था, सिंपल सा पूछा कि F किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, पॉजिटिव y पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी तरह दूसरी डायरेक्शन में रख दिया गया है तो उसमें पूछा गया कहता है कि पॉजिटिव x रहेगा या नेगेटिव x रहेगा जाकर के, उसको भी देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट इसी तरीके का क्वेश्चन है उसको समझते हैं। इसमें क्या रखा है कि यहाँ पर ओरिजिन से +a और -a, +a मतलब क्या हुआ, ये a यहाँ पर चार्ज रखा है q और यहाँ पर रखा है q, ठीक है, ओरिजिन से, और x पोजीशन पर यहाँ पर रखा है चार्ज -Q0, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स रहेगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, तो देखो यहाँ पर भाई वही होगा ना, ये इधर लगेगा ये इधर लगेगा, ये नेट फोर्स किधर रहेगा इस डायरेक्शन में आगे किधर जा रहा है नेगेटिव x की तरफ जा रहा है ना, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होता तो अब ये जाता किसके हो रहता पॉजिटिव x रहता। अब इसकी मोशन कैसी हो जाएगी ऑसिलेटिव हो जाएगी भाई, ऐसे ऐसे मूव करेगा ना ये, जैसा रिंग वाले कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट एक न्यूमेरिकल कई बार इसी तरह के पूछा गया है, तो वही कहा गया कि एक बार उसे समझ लीजिए आप,
बाकी उस पर किसी भी स्टेप में क्वेश्चन पूछ सकता है। थ्योरेटिकल पूछेगा तो जनरली नेचर ऑफ मोशन पूछ दिया, या ऐसी जैसे कई बार पूछा गया एफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोगों ने देख ली जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था या डिस्क्रीट मैनर में जो भी इसमें फोर्स लग रहा था और जो भी नेचर ऑफ मोशन आई, ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेसिस पे क्वेश्चन रहा। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। पहले जो हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का देख रहे हैं उसी से हम सॉल्व करते हैं, बात की कहानी बाद में करते हैं। अब इसी तरह के क्वेश्चन रहता है, हालांकि पूछा तो वो जेईई में गया है, ठीक है, लेकिन ये है कि मान लीजिए अब जो जेईई में क्वेश्चन रहते हैं वो अपना किसी में भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन जैसे ये रहता है, अब बहुत ज़्यादा तो नहीं, हालांकि वहाँ ऑप्शन लिखे रहते हैं। ये मान लीजिए एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, रिंग है तो ऑब्वियस बात है सर्कुलर ही रहेगी, या करके रॉड जैसी तो रिंग हो नहीं जाएगी, आधी है, हाफ रिंग है ये, ठीक है, हाफ रिंग है। तो यहाँ पर ये चार्ज स्प्रेड है, ठीक, कोई भी मान लीजिए यहाँ पर कोई हमने फोर्स एक चार्ज पार्टिकल रखा क्यू नॉट, ठीक है, कह रहा है इस पर फोर्स बताइए कितना आएगा। ठीक है, जैसे उसमें हमने देखा था कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, कुछ भी मान लीजिए सपोज करिए भाई कहानी जो अपनी करते थे कैपिटल क्यू, इसके सेंटर पर स्मॉल चार्ज क्यू नॉट रखा गया है, तो उस पर क्या बताना है हमें, फोर्स बताना है। दिक्कत बस ये है कि जो ऑप्शन आप देखेंगे तो वहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखा गया था, ठीक है, कि वेक्टर फॉर्म में दिया तो प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस, ठीक है, या प्लस जे कैप या माइनस जे कैप प्लस आई माइनस आई प्लस जे माइनस जे, इस फॉर्म में दे रखा था, कोई बात नहीं। अब जैसे हम लोग इसके पहले रॉड वाला सॉल्व किए थे, तो रॉड वाले हमने क्या किया था, एक स्मॉल सेगमेंट एज्यूम किया था जिसका हमने माना था ये चार्ज डी क्यू था, इसकी लेकिन हमने मान दी डी एक्स। यहाँ भी यही काम करेंगे। अब ये इसके है तो इस पर जो फोर्स लगेगा देखो इस सेगमेंट की वजह से लगेगा, इस हर एक सेगमेंट की वजह से फोर्स लगेगा ना इस पर। तो मान लीजिए कोई एक सेगमेंट हमने ये एज्यूम किया, सपोज करिए इसका हमने मान लिया डी एल, ठीक है, तो डी एल सेगमेंट माना, सपोज करिए यहाँ पर ये पहुँचा जा करके, ठीक है, डी एल सेगमेंट माना बड़ा सा बनाते हैं, तो ये मान लीजिए सपोज करिए जो एंगल बन रहा जा करके ये आ रहा है डी थीटा, ये इसकी मान लो रेडियस है। अब जो इस पर फोर्स लगेगा तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव फोर्स किधर लगेगा, अबे ये इधर आया। इसी तरह की इसकी अपोजिट मान लो इधर मानते हैं, तो इसकी वजह जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, अबे कितना रहेगा डी एफ। इनको जब हम रिजॉल्व करेंगे सपोज करिए ये एंगल अगर थीटा मान रहे हैं तो इधर आएगा डी एफ कॉस थीटा, इसका भी इधर आएगा डी एफ कॉस थीटा, ये इधर आएगा डी एफ साइन थीटा, इधर भी आएगा डी एफ साइन थीटा, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, यही होगा ना भाई। इसको देखेंगे इसकी वजह से ये अवे लगेगा, ये इसकी वजह से अवे लगेगा। इनके कंपोनेंट देखेंगे इधर आएगा कॉस थीटा, इधर आएगा साइन थीटा, इसका देखेंगे इधर आएगा कॉस थीटा, इधर क्या आएगा साइन थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल वाले हैं जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ। तो ये ओरिजिन रहती है तो ऊपर रहता है प्लस जे और नीचे क्या रहता है माइनस जे, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस जे में आएगा। तो जो भी वहाँ ऑप्शन लिखे आप देखोगे तो उसमें ये रहेगा माइनस जे में होगा। तो जनरली वह रहता है केबीसी वाला सिस्टम 50-50 लैंडलाइन वाला। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो दो ऑप्शन आपको प्लस जे में लिखेंगे, एक क्या लगेगा माइनस जे में मिलेगा जा करके, उसमें आप देखना वैल्यू क्या आ रही है। या दोनों माइनस जे लिख दिया तो उसमें ऐसा कभी होता नहीं है कि दोनों माइनस जे लिखे हों, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि भाई दो हट गए दो बचे, ठीक, इतना हमें आइडिया लग गया कि ये किधर जाएगा माइनस जे में आएगा। अब सॉल्व करने का तरीका समझ लेते हैं, बाकी अगर कोई वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे इसको, ठीक। क्या तरीका रहेगा, तो वही कंडीशन देखो करेंगे हम भाई डी एफ इज इक्वल टू ये रहा जा करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चार्ज हमने सेगमेंट माना डी क्यू, इस पर चार्ज रखा क्यू नॉट और इनके बीच की डिस्टेंस ये क्या है रेडियस बराबर है आर स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन रही जा करके। और इधर जो हमने फोर्स निकाला वो कौन सा जा रहा है, कॉस थीटा जा रहा है कि नहीं, ये कॉस थीटा का है, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे जा करके डी एफ कॉस थीटा, इससे हमने लिया है इसको, ठीक है, कि वो इधर थीटा माना तो ये भी क्या गया डी थीटा, वही रहा जा करके। अब करना क्या है देखिए, जैसे हम वहाँ करते थे चार्ज को हम पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। अब यहाँ क्या है लेंथ, यहाँ इसकी क्या है सरकमफ्रेंस है, तो हाफ सरकमफ्रेंस क्या होती है रेडियस पाई आर रहती जा करके। तो ये जो वैल्यू निकालेंगे हम डी क्यू जो वैल्यू आएगी टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर पाई आर, और केवल कितने सेगमेंट निकालना है डी एल, है ना, डी एल सेगमेंट माना है हमें। अब यहाँ भी समस्या है, अब देखो हम करेंगे क्या, एक्चुअली में जब यहाँ से हमने सेगमेंट लिया तो ये ऐसे ही वेरी करेगा ना, ये पूरा जब ऐसे ही वेरी करेगा तो किसके हिसाब से वेरी कर रहा है, ये जैसे यहाँ बनाए ये ऐसे करते हुए ऐसे जा रहा है ये,
तो यहाँ से देखो ये ऐसे करके पूरा ये इधर आ गया तो पूरा एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री बना जा करके। तो जो वेरी कर रहा है वो एंगल के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस डीएल को हटा करके हम थीटा के टर्म में लाएं, डी थीटा जो हमने मान रखा है यहाँ पर। तो अब इसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि इसी को हम रिप्लेस करें। तो रिप्लेस करने का अगर हम प्रयास करते हैं तो एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल टू मतलब कोण बराबर क्या रहता है, चाप बटे त्रिज्या, यही रहता है ना, आर्क अपॉन रेडियस। तो डी थीटा ये रहा और ये क्या रहा, आर्क हुआ डी एल और रेडियस क्या हुआ आर। तो यहां से देखो डी एल इज इक्वल टू हमने क्या निकाल लिया डी थीटा, ये हो गया ना। तो डी एल की जगह आर डी थीटा ले सकते हैं, तो रख देते हैं यहाँ पर। देखिए हम लोग तो यहाँ पर रखते हैं क्यू अपॉन ये वैल्यू हो गई पाई आर और डी एल की जगह जो हम लोगों ने वैल्यू रखी आर डी थीटा, ये हो गया आर डी थीटा। आर से आर कैंसिल आउट हो गया तो ये देखो आ रहा क्यू अपॉन पाई इंटू डी थीटा, ये आ गया चार्ज डी क्यू। बस हो गई काम, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे डी क्यू की। तो थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये वैल्यू पहुँची जा करके डी एफ इज इक्वल टू 1/4πε0, ये है क्यू नॉट, नीचे लिखा हुआ था आर स्क्वायर, डी क्यू वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग कैपिटल क्यू अपॉन पाई और इधर लिखा है डी थीटा और ये है कॉस थीटा। अब और इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो डी एफ इज इक्वल टू ये रहा जाकर 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट। अब यहाँ देखिए पाई इंटू पाई ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा और इधर ये वैल्यू हो जा करके आर स्क्वायर और इसको हम लिख लेते हैं कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बस इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन का समझते हैं कि मतलब लिमिट क्या रखेंगे, बात ये आती है कि नहीं है। हमें एक्चुअली में यही देखना है कि भाई लिमिट की वैल्यू हम क्या रखें। एक तो तरीका ये है कि हम इसको टोटल जैसे उसमें रख दें कि क्या वैल्यू रही जा करके, ठीक है। टोटल वैल्यू क्या रखें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से अगर इसको देख रहे हैं तो इधर लिमिट क्या रही 0 और जब इधर पहुँचेगा तो क्या जाएगा 180 डिग्री, मतलब पाई की वैल्यू रहेगी जा करके, जब बिल्कुल इस तरफ आएगा जा करके। तो सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा के इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है ना, कॉस का तो साइन रहेगा ना, उल्टा चलता है उसके डिफ्रेंसिएशन के टर्म में, ठीक है। ये रहा जा करके, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू रखते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर जैसे एक चीज़ हम ये कर सकते हैं और थोड़ा इसको आसान करने के लिए, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही कर देते हैं। तो ये रहा जा करके डी एफ का हो जाएगा एफ, चलो पहले ऐसे रखते हैं। डी एफ का हो गया एफ, ये आ गया 1/4πε0 रहेगा ना, 4 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये वाला रहेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ रखा जा करके हमने क्या साइन थीटा, ये तो फिर कहानी 0 हो जाएगी ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे नहीं रहेगा, इसकी लिमिट हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्या हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। ये देखेंगे हम। तो एक बार इसको मैं इधर बना रहा हूँ, ये रिंग थी, यहाँ पर हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पर निकाला, ये सेगमेंट लिया तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाली, ठीक है। तो ये वैल्यू थी डी थीटा, हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। तो ये इधर बनाया जा करके, अब किसी एक सेगमेंट से जैसे यहाँ अगर माना तो ये अगर थीटा बन रहा था हॉरिजॉन्टल से, तो ये इधर थीटा रहा जा करके, गलत हो गया था। ये थीटा इधर कॉस आया, इधर क्या आएगा साइन आ जाएगा भाई। ये एंगल थीटा से इधर क्या रहेगा थीटा रहेगा, तो ये कंडीशन होगी इधर थीटा, इधर ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की, ठीक है। साइन थीटा हुआ, साइन का क्या कर देंगे हम कॉस, ये उल्टा हो गया जा करके साइन थीटा, इधर क्या हुआ जा करके साइन थीटा। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस थीटा और 0 से 180, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए तो f इज इक्वल टू ये वैल्यू रख 1/4 पाई स्क्वायर कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, ये वैल्यू रह जाकर आर स्क्वायर, तो माइनस कॉस 180 और माइनस क्या रहा कॉस 0, माइनस माइनस जैसे ये उतना ही हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये कितना रहा जा करके कॉस 180 वैल्यू थी -1, माइनस तब भी ये वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, वैल्यू तो निकल के आनी चाहिए ना। हाँ ये तो प्लस रहे, साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस हो जाएगा ना, है ये जैसे -1 माइनस प्लस हो गया ना, तो ये +1 रखा और इधर कितना -1, वो कहानी हो जा रही ना। तो
तो एक बार चेक कर लेंगे फिर से। मैं जैसे यहाँ पर जो वैल्यू थी ना, यहाँ पर जैसे हम कर रहे थे कि ये हमने कहा ये इधर पहुँचा जा करके डी एफ, तो डी एफ का इधर जो कंपोनेंट निकाला हम लोगों ने डी एफ कॉस थीटा, हाँ हाँ मान सही कह रहे हैं, एक बार फिर से माइनस लगाएंगे ना, हाँ गुड, यही गलत हो रहा था तभी हम कहें। ये हुआ जाकर के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस है ना, माइनस पहले से लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, इधर इसकी वैल्यू आई -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये +1 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू देखो निकल के आ जा करके 1/4π² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू, ये 2 टाइम्स हो जाएगा अपॉन क्या जाएगा R², और वैल्यू किधर है नीचे की तरफ जा रही है। अगर वेक्टर फॉर्म करें तो ये वैल्यू रहेगी -j²। ठीक है, तो अब जो नीट वगैरह में जैसे क्वेश्चन रहेगा आप देखो जा करके, हालांकि उससे भी और आसान हो जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो कुछ करना नहीं रहता है, आप सिर्फ इसी तरीके से आप देख लेंगे डायरेक्शन क्या रहेगी। अब वो ऐसे बना देंगे रिंग को, ऐसे बनाया आप, ठीक है, इस तरीके से ऐसे रिंग बनी है, तो क्या होगा इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा +i²। मुड़ इसी तरह अरेंज कर देंगे उल्टा सीधा, ये इधर उधर बना होगा जा करके, तो कुछ करना नहीं है। मैग्नीट्यूड तो यहाँ ध्यान को π² ही रहेगा जा करके, तो अपने आप एक अलग हट जाएगा। ठीक है, बाकी सब में पाई लिखा होगा, एक ही जिसमें होगा किसी 2-3 में π² लिखा रहेगा। फिर उससे हम चेंज कर लेंगे किससे, हम डायरेक्शन से, कि +i है या -i है, +j है या -j है। ठीक है, तो ये कंडीशन रही जाकर उसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पर, तो वही हमने निकाला चार्ज पर यूनिट लेंथ के बेसिस पर। अब ये इसका एंगल वेरी कर रहा है, तो हमने किससे कर लिया जा करके, एंगल को इंटीग्रेट कर लिया जा करके, तो ये कहानी हो गई जा करके। ठीक है, तो एक बार लिख लेंगे इसको फाइनल, बस आप उसका आप ये देखेंगे, बस अपने दिमाग में प्रोसीजर तो मतलब आ जा रहा तो ठीक है, नहीं आप देखिए भाई हमारा जो फोर्स की डायरेक्शन किधर आनी चाहिए। ठीक है, तो उससे आपका लगभग सॉल्व हो जाएगा। और इतना ध्यान के नीचे क्या आ रहा है, π² आ रहा है। ठीक है, तो इससे वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो ये कंडीशन होगी जा करके जो हम लोगों ने जाना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर जो वैल्यू रही जा करके। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जैसे एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, ये तो ऐसे कौन से हो गए जो हमने जेईई में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी से बेसिक मान करके कुछ नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जो एनसीईआरटी वगैरह में जैसे पीछे एग्जाम्पल में दे रखे हैं, उन तरीके के क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर हैं। ठीक है, चार्ज मेटेलिक स्फीयर चार्ज हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इनमें चार्ज क्या होगा, सेम होगा, ए और बी है। अब कह रहा है इसको क्या किया जाता है कि थर्ड आइडेंटिकल न्यूट्रल या अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर को पहले एक साथ टच कराया जाता है, फिर बी के साथ टच कराया जाता है, फिर उसे क्या कर दिया, हटा दिया जाता है। तो अब इनके बीच फोर्स बताइए क्या होगा। तो पहली कंडीशन में मान चले इनके बीच का डिस्टेंस है वो r है, तो जब हमने नहीं टच कराया तब देखिए फोर्स कितना लग रहा है, ये लग रहा है 1/4πε0 Q² अपॉन क्या हो जाएगा r², यही रहेगा भाई 1/4 में Q1 Q2 अपॉन r²। अब क्या किया गया है कि ये अनचार्ज है, पहले इसको इससे टच कराया गया। जब टच कराया गया तो हम लोगों ने ये पढ़ा था चार्ज अगर दोनों का साइज सेम है तो चार्ज बराबर भागों में बढ़ जाता है, आधा आधा हो जाएगा। तो आधा आधा हो जाएगा, उस केस में हम देखो ए पे जो चार्ज देखेंगे तो वो कितना बचेगा जा करके Q/2, और जो सी पे भी आएगा वो भी कितना आएगा Q/2। अब इस सी को बी के साथ टच किया गया है, अब सी को जब बी के साथ टच करेंगे बी पे कितना चार्ज था Q, तो इन पे जो चार्ज हम निकालेंगे Q', तो इसका भी आधा होगा Q + Q/2/2, तो अगर 3Q/2/2 तो ये आंसर कितना आ जाएगा 3Q/4। तो अब जो बी पे चार्ज आया ये आ गया 3Q/4, और जो सी पे आ रहा था वो भी कितना हुआ जा करके 3Q/4। इससे तो कोई मतलब नहीं है, अब हटा दिया गया इसको, ये रहा जा करके बी, डिस्टेंस वही है। अब इनका देखो फोर्स निकालते हैं F', ये रह जाकर 1/4πε0 Q1 Q2, तो ये रहा जाकर के Q/2, ये है 3Q/4 अपॉन बीच की डिस्टेंस वही r²। तो देखो अरेंज करते हैं 1/2 3/4 3/8 हो जाएगा, इसको हम कर लेते हैं बाहर, ये आ जा रहा है 1/4πε0 Q² अपॉन r²। ये क्या लिखा हुआ है इनिशियल फोर्स, तो बाद का जो फोर्स निकल आया F' = ये आ रहा 3/8F, ये हो गया।
अब कुछ किया नहीं है, एनसीईआरटी में जैसे देखेंगे पीछे दे रखा है एक्सरसाइज में, तो उसको चार्ज की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, ठीक है। बस सॉल्व करके बताइए क्या होगा, तो चार्ज की वैल्यू जो होगी उसे कर देंगे यहाँ पर। तो बस क्या होगा, कॉन्सेप्ट वही यूज हुआ, अगर आइडेंटिकल बॉडीज हैं उनको हम टच कराते हैं तो चार्ज बराबर भागों में बढ़ जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता जा करके, ठीक है। तो q प्लस 0/2, तो q/2 आया, q/2 इस पे आया, फिर इसको b के साथ टच कराया, q/2 प्लस की कितना आ गया 3q/2, इसका आधा कर देंगे कितना 3q/4 हो गया जा करके। तो c पे भी 3q/4 आया और b पे भी 3q/4 आया। तो बाद में हमने फोर्स निकाला, तो बाद वाला फोर्स आया पहले कितना बाय 3/8 F, ठीक है। ये कंडीशन रही जा करके। अब इसी तरह एक और जैसे क्वेश्चन आया है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि मतलब दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैं, आइडेंटिकल हैं मतलब उन पर चार्ज कैसा है, सेम है, चार्ज स्फीयर ए और बी हैं, ठीक है। ये बी है तो इस पर चार्ज क्यू और क्यू है, इनके बीच कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए पहले एफ, ठीक है, फोर्स एफ लग रहा है। इसके बाद क्या किया गया, वही कहानी करेगा कि एक अनचार्ज्ड आइडेंटिकल मेटेरियल स्फीयर सी को हमने ए के साथ टच कराया और इनके सेंटर पर रख दिया, ठीक है। इसको जैसे सी जो था उससे हमने इससे टच कराया और इसके सेंटर पर रख दिया, तो सी पर नेट फोर्स बताओ क्या होगा, ठीक है। सी पर नेट फोर्स बताइए क्या रहेगा, ये सी है और ये बी है, तो इस पे तो वही है, इस पे जब टच कराएंगे तो चार्ज कितना बचेगा q/2 और सी पे कितना बचेगा जाकर के q/2। बीच की डिस्टेंस r थी, तो अब यहाँ पर जो इनके बीच की डिस्टेंस ये पहुंच रहा है ये r/2, ये कितना रहे r/2। तो अब हमें जो फोर्स बताना हो किसके टर्म में बताना है, एफ के टर्म में बताना है, मैग्नीट्यूड तो दिया नहीं गया है हमें, ठीक। तो कह रहा है सी पे नेट फोर्स बताओ कितना होगा। देखो अब सी पे नेट फोर्स बताएंगे, सभी क्या है, सेम चार्ज हैं, आइडेंटिकल चार्ज हैं, सिमिलर चार्ज हैं, तो क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो देखो ये इसको रिपेल करेगा इधर, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये रिपेल करेगा इधर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। कौन ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा ना, है कि नहीं है। तो नेट फोर्स हम सी पे अगर निकालेंगे, तो नेट फोर्स निकालेंगे तो सी पे जो बी की वजह से लग रहा है माइनस सी पे जो ए वजह उसको माइनस कर देंगे। तो करते हैं, देखिए 1/4πε0 तो रहेगा कॉमन। इसका देखते हैं q/2 इंटू क्यू, ये कितना रहेगा q²/2, डिस्टेंस कितनी है r/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो r² कितना हो जाएगा 4 माइनस, इसको देखते हैं तो ये q इंटू q² और /2 कितना है 4 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस हो जाएगा r² कितना रहेगा 4, r/2 का होल स्क्वायर है ना, ये वैल्यू रखी, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, इसको इधर काट दिया, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये रहेगा जाकर 1/4πε0, ये आया 2q²/r² माइनस q²/r², 2q²r² में इसको माइनस करेंगे q²/r² बचेगा जाकर के, तो FC = कितना आया देखिए 1/4πε0 q²/r²। तो यही क्या है, यही तो फोर्स है, ये जो F था हमारा यही तो था, F की वैल्यू अगर निकालते इनके बीच में तो क्या था, ये रहता जाकर 1/4πε0 q²/r²। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वही लग रहा है जो पहले लग रहा था, बस इतनी सी बात थी, ठीक। अब ये भी बनाया किससे है, ये भी बनाया इसके पहले उसमें जेईई क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने बस वैल्यू दे रखी थी कि इनके बीच पहले जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू उन्होंने लिख रखी थी 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। अब जब सी को सेंटर रखे उस पर बताओ कितना फोर्स लगेगा। अब अगर जल्दबाजी में होते, सोच लिया अगर ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ होता तो हम तुक्का मारते हम सोचते यार इसमें जो फोर्स लगे यार इससे तो कम आना चाहिए, है कि नहीं, जब पहले चार्ज ज़्यादा था तब इतना, अब चार्ज घट गया तो फोर्स वैल्यू कम आना चाहिए, पता चला उतना ही रहा है कि नहीं। तो इन बातों कई बार इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिस रहती है, जो सिमिलर नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं तो हमारा आइडिया रहता है कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कम आए, उतना भी उसके बराबर हो सकता है, डिपेंड करेगा नेट फोर्स कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन रही जा करके, ये हमने देखा जो टच किया जा करके, तो दोनों ये हो गए कंडक्शन इफेक्ट हम लोगों ने देखा था, अगर आइडेंटिकल शेप के होते तो चार्ज बराबर भागों में बढ़ जाता था, ठीक। ये क्वेश्चन रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में जैसे एक दे रखा है, उन्होंने जो चार्ज है की वैल्यूज हैं वो अननोन है, लेकिन फोर्स की वैल्यू दे रखी हैं, ठीक है। क्या दे रखी हैं उनको समझते हैं, ठीक है। चार्ज की वैल्यू अननोन है, कंडीशन ही दे रखी है, उन्होंने कहा कि दो अपोजिट चार्ज स्फीयर हैं,
अब अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने का जो फोर्स दे रखा है 0.108 न्यूटन, ठीक है। कौन सा फोर्स है ये? अट्रैक्शन का है, ठीक है। दो चार्ज स्फीयर हैं, तो ये जैसे कहा गया दो चार्ज स्फीयर हैं ये, ठीक है, ये दे रखा है। अट्रैक्ट करेंगे तो अगर मान लीजिए एक Q1 है तो दूसरा कैसा होगा? -Q2 मान लेते हैं, ये तो होगा, इस तरीके से रहेगा जा करके। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अब मैग्नीट्यूड तो ये भी दे रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 50 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। फिर बोला गया, क्या किया गया, इन दोनों चार्ज स्फीयर को पास में लाया गया, मतलब टच कराया गया, इसके बाद फिर से उसी दूरी पर रख दिया गया, तब फिर ये रिपेल करने लगते हैं। टच कराने के बाद क्या किया, इनको टच कराया, टच कराने के बाद उतनी ही दूरी पर इनको फिर रख दिया गया, ठीक है। इनके बीच जो गैप आया वो वही है, तब ये रिपेल करते हैं, और रिपल्सन का फोर्स रखा -036 न्यूटन। तो इनके चार्ज की वैल्यूज बताइए क्या रही होंगी, ठीक है, क्या बताना है, इनके चार्ज की वैल्यूज Q1 और Q2 की वैल्यू बतानी है क्या रही होंगी। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कंडक्शन का। हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर आइडेंटिकल है तो चार्ज बराबर भागों में बढ़ता है, तो इनको हम निकालना चाहें तो देखो बराबर Q1 दूसरा क्या है माइनस का, Q2/2 इस पे बचेगा, और यहाँ यही होगा, आधा आधा हो जाएगा। तो इस पे जो चार्ज आया वो Q1 - Q2/2, और इस पर भी कितना रहेगा, Q1 - Q2/2, ये आया। करना क्या है भाई, एक बार हम इसके बनाते हैं इक्वेशन, दूसरी बार इसकी इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कराने का पर्पज हमारा ये है कि यहाँ पर बस कैलकुलेशन वाली जो बात है बस उसी की थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या वैल्यू रहती जा करके, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो हमें दे रखी है, ठीक है, यहीं पर लिख दे रहे हैं। तो पहली कंडीशन, डिस्टेंस तो देखो सेम है तो डिस्टेंस को हम नहीं रखते हैं। पहली कंडीशन जो तो रखी है देखो, F = ये रहेगा 1/4πε0, अटैच करेगा तो रहेगा Q1 Q2/R²। वैल्यू फोर्स की दे रखी है 0.108, 1/4πε0 वैल्यू कितनी रहती है 9 × 10⁹, ठीक है। और इधर ये रहेगा जाकर के Q1 Q2, 50 सेंटीमीटर मतलब कितना हुआ, आधा मीटर, 1/2 हुआ ना। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1/2 का कर देते हैं स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। अब देखो इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 108 × 10⁻³ इसको हम नीचे लाएंगे, नीचे लाएंगे तो ये आएगा 9 × 10⁹। इसको हम लाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4, इधर ये वैल्यू रहेगी Q1 × Q2, यही हो जाएगा ना भाई। ये है तो ये सीधे इधर से क्या हो गया, मल्टीप्लाई 1/4, ये तो हुआ। ये अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर जाएगा, जब नीचे आएगा तो क्या आएगा 1/4 हो जाएगा, कहानी वही रह जा करके। अब सॉल्व करते हैं, देखिए इसको अगर करें तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार, इससे कट किया ये कितना गया अगर 3, यही हुआ ना। अच्छा तो ये देखो 3 आया, अब ये देखो प्लस का 9 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9, तो ये देखो पहुंचा जाएगा 3 × 10⁻12, ये किसकी वैल्यू आई Q1 × Q2 की। इसको हम याद रखते हैं, अभी इसको यही रखा था, Q1 × Q2 वैल्यू कितनी आ रही, 3 × 10⁻12। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें तो देखो F = अब डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, एक बार फॉर्मूला तो वही है, डायरेक्ट क्या करने मतलब इसका जो रिपल्सिव फोर्स दे रखा है 0.036, 0.036 यानी 36 × 10⁻3, ये रहेगा 9 × 10⁻9 Q1 Q2। तो यहाँ देखो जो वैल्यू रही जा करके Q1 - Q2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाए ना Q1 × Q2 अपॉन वही बात करेंगे 1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो इसको देखो, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 4 आएगा, तो ये वैल्यू देखो बचेगी जाकर 4 × 10⁻ कितना रहेगा -12। यहाँ बात करते हैं, देखिए यहाँ बात करने पे ये रहेगा Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ लिखा रहेगा 1/4 से 4 कट गया, तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, ये देखो आ रहा है Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर ये लिखा है 4 × 10⁻12, तो ये देखो आ गया Q1 - Q2 = कितना हो गया 2 × 10⁻6, ये आ गया Q1 - Q2 कितना हो गया। अब देखिए इसको जो हम सिंप्लीफाई अगर करना चाहेंगे
तो Q1 माइनस Q2 वैल्यू पता है, अगर Q1 प्लस Q2 वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यही एक होगा कि इसको हम कैसे निकालें। हमें क्या पता, Q1 इंटू Q2 वैल्यू पता है, Q1 माइनस Q2 वैल्यू पता है, निकालना क्या, Q1 प्लस Q2 को निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है कि अगर अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जैसे रहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जैसे हम ये करें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होगा 2ab। अगर यहाँ पर हम बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या रहेगा माइनस का 2ab। लाना हमें क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लाना है तो अगर हम इसको ऐसे देखो लिखें हम कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लाना बराबर, और इसको हम लिखना चाहते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लाना चाहते, अगर इसका एक स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो इस माइनस 2ab में अगर हम 4ab जोड़ दें तो प्लस 2ab बच जाएगा ना, है कि नहीं। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, ये रहेगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस ये रहेगा 4Q1 इंटू Q2। ठीक है, बस सभी वैल्यू हमें पता है, रख देते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि ये रहेगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कितना है 4 इंटू 10 पावर माइनस 12, ये 4 इंटू 10 पावर माइनस 12, ठीक है, प्लस 4 Q1 इंटू Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर माइनस 12। देखो कितना होगा 4 3 जा 12 और 12 और 4 कितना आएगा 16 इंटू 10 पावर माइनस 12। ये वैल्यू आ रही है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। तो देखो कितना आ गया, ये आ गया Q1 प्लस Q2 इक्वल टू आ रहा 4 इंटू 10 पावर माइनस 6, और Q1 माइनस Q2 कितना आ रहा था, Q1 माइनस Q2 आ रहा था 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, दोनों जोड़ दो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2Q1 आएगा 6 इंटू 10 पावर माइनस 6, ठीक है। तो Q1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। तो ये अगर 3 आया तो Q1 कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। क्यों, भाई Q1 प्लस Q2 वाले कितनी 4 है, अगर Q1 3 तो 1 Q2 कितना 1 आ गया। बस ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया 3 माइक्रो कूलम, ये हो गया 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, अगर इसको हम प्लस मान रहे हैं तो कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। भाई एक कैसा है प्लस में है, दूसरा कैसा है माइनस में है। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई, ठीक है, एक पॉजिटिव रहेगा दूसरा नेगेटिव रहेगा। तो जरूरत क्या पड़ी, आप स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन क्या था, है कि नहीं है। अब यही होता है कि क्लास में होता तो क्वेश्चन लिखा जाता है। ये कह रहा था कि दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैं जो जिनमें डिसिमिलर चार्ज है, ठीक है, साइज उनका सेम है लेकिन नेचर कैसा चार्ज का अपोजिट है। तो क्या कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है 0.108 न्यूटन और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर। दोनों स्फीयर को पास में लाके टच कराया गया, फिर से उसी दूरी पर रख दिया गया, तो उन पर जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 0.036 न्यूटन। देन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ चार्ज ऑन द बोथ स्फीयर। तो हमने ये देखा सॉल्व किया, लेकिन प्रॉब्लम जो यहाँ फंस रही थी उनके सिंप्लीफिकेशन पर। तो सिंप्लीफिकेशन का तरीका हमने ये बताया, इस तरीके से इसे हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई जा करके, ठीक है। तो ये कंडीशन रही जा करके जो हम लोगों ने चार्ज स्फीयर या कूलॉम फोर्स से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल थे उनको हमने जाना, ठीक है। अब इसके आगे जो भी होंगे प्रयास करिए आप उसको आप सॉल्व करने की, जो भी दिक्कत होगी मेरे ख्याल से जो ऐसे तो आप किसी चीज़ का कोई अंत नहीं है, आप कितने भी सॉल्व करते रहिए। एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में ही दे रखा है, सॉल्व एग्जाम्पल में ही उसे आप सॉल्व कर देखना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सेंटर पे चार्ज रखा गया है, उस पर फोर्स पूछी गई है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हम लोग पहुंचते हैं अब कूलॉम फोर्स हो गया, कूलॉम फोर्स वर्ब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कूलॉम फोर्स, कूलॉम फोर्स के बाद जो हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, ठीक है। पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है
जिसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज फोर्स का अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। क्या मतलब हुआ? द स्पेस सराउंडिंग अ सोर्स चार्ज इनसाइड विच अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। क्या मतलब हुआ? ये मान लीजिए एक चार्ज है कैपिटल क्यू, इसके चारों तरफ का वो इतना स्पेस जहाँ पर अगर किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हम ले जाएं तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक, तो स्मॉल क्यू लिख देते हैं, ये रहेगा। तो स्पेस सराउंडिंग अ सोर्स चार्ज इनसाइड विच अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या हुआ जाकर के यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक फॉर्मूला बना जा करके और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये रहा जा करके। अब क्या देखना है इसमें? देखना ये है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। भाई किससे निकाला गया? फोर्स से निकाला गया, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी रहेगी जाकर के। यूनिट की बात करें इसकी हम, ठीक है, यूनिट की अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फोर्स पर यूनिट चार्ज रखा है ना, फोर्स की यूनिट थी न्यूटन, चार्ज की क्या रही? कूलॉम, तो यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलॉम। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसकी जो यूनिट रहती है वो रहती है वोल्ट पर मीटर रहती है, जो वोल्टेज पढ़ेंगे। तो दो यूनिट हो गए न्यूटन पर कूलॉम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ऐसा नहीं, कई बार ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ए बी में लिखा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ए में लिखा है न्यूटन पर कूलॉम, दूसरे में लिखा है वोल्ट पर मीटर, सी में लिख रखा है बोथ, डी में लिखा है नन। ठीक है, तो पता चला कि एक पता है, तुम सोचो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलॉम, बस वही लगा दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि न्यूटन पर कूलॉम भी रहती है और वोल्ट पर मीटर भी रहती है। तो ये इसकी यूनिट रही और कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब देखिए, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसके बारे में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लेते हैं, तब अब इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो नेक्स्ट जैसे हेडिंग रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? ये इमेजिनरी लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, क्या करती हैं? जो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं। ओरिजिनेट मतलब वहाँ से उत्पन्न होगी, टर्मिनेट मतलब वहाँ पर वो खत्म हो जाकर वहाँ मिल जाएंगे जाकर के। दीज आर इमेजिनरी लाइंस विच ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये जैसे हमने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से जैसे रेडियली आउटवर्ड ये ऐसे निकलेंगे जाकर के ये। ठीक है, तो रेडियली क्या मतलब पॉइंट चार्ज रखा है, ऐसे निकले जाकर के। अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इसमें ये टर्मिनेट हो जाएंगी, इस पर इंटर कर जाएंगी जाकर के ये। ठीक है, ये पहुंचा जाकर के, ये निगेटिव चार्ज है। ठीक, अब इसी में क्वेश्चन समझ लीजिए। जो क्वेश्चन आया है उन्होंने ये पूछा है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रैक्शन में हो सकती हैं? अब जनरली ये होता है हम लोग बनाते रहते हैं, लाइन बना दी, फ्रैक्शन मतलब 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, क्या हो सकता है? अरे भैया जो इमेजिनरी लाइंस हो कुछ भी मान लो, ये तो कहा नहीं, हकीकत में ऐसी होती है, इमेजिनरी लाइंस हैं। तो इमेजिनरी लाइन तो भाई क्या है, मतलब आधी चौथाई कुछ भी मान सकते हो ना, तो दे कैन बी इन फ्रैक्शन, मतलब आधी हो सकती हैं, चौथाई हो सकती हैं, 3/, जो भी होता है सब हो सकती हैं। कि जो इमेजिनरी है, इमेजिनरी कुछ भी मान लीजिए हम आज डॉक्टर बन गए, सोचने में क्या जा रहा है, तो वही कहानी है। तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस, तो इमेजिनरी लाइंस है तो दे कैन बी इन फ्रैक्शन। अच्छे से लिखना, क्यों जब क्वेश्चन पूछा गया तो जनरली गलती कर देते हैं। ठीक, किसी वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुए, नेगेटिव चार्ज पर ये टर्मिनेट हुई जाकर के। अच्छा, तो जैसे हम यहाँ पर बनाए, दोनों चार्ज को हम पास पास में रखे हैं, ये रखा पॉजिटिव चार्ज, ये रखा नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तरफ जाएंगे ऐसे, ये
ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये लौट के नहीं आएंगी, ठीक है। अब मैग्नेट जो हमने पढ़ाया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेट में क्या रहता था, ये जैसा साउथ पोल रहता था या नॉर्थ पोल रहता था, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती थी और किधर आ जाती थी, साउथ पोल अंदर किधर आती थी, साउथ से नॉर्थ होती थी। तो ये देखो क्या है कि ऐसे आ रहे हैं, ऐसे वापस ऐसे, ये क्लोज्ड कर्व है, और जबकि ये कैसी हैं, ओपन कर्व है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये ओपन कर्व होती हैं, जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी थी, क्लोज्ड कर्व। अच्छा, अब यहीं पर फिर एक समस्या आ जाती है, लेकिन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जा करके, कौन सी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड मतलब हम आपको पढ़ाए थे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा रहे थे, ठीक है। जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जनरेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसने जनरेट की, जो समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी उसने जनरेट की। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है, जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, यही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्लोज्ड कर्व होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अगर ये कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी क्लोज्ड कर्व, स्टेटमेंट सही है या गलत, तो कैसा होगा, सही है, क्लोज्ड कर्व हो सकती हैं, ठीक है। और कौन सी होती हैं, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं। अंतर क्या हुआ, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी ये कैसी थी, कंजर्वेटिव फील्ड है, जैसे फोर्स कैसा था, कंजर्वेटिव फोर्स था ना, तो जो फील्ड होगी ये कंजर्वेटिव फील्ड होगी। लेकिन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगी। तो ये ध्यान रखेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब हुआ जो वर्क डन होगा पाथ डिपेंडेंट होगा, और कंजर्वेटिव में क्या होता, वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता था, केवल इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगा, बाकी बीच के रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अंतर है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, लेकिन नॉर्मल जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कैसी हैं, ओपन कर्व होंगी जाकर के, ठीक। अगला स्टेप तो नॉर्मल है, खूब हम पढ़ते रहते जा करके कि इनमें अगर हम किसी पर टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। अच्छा, यहीं पर न्यूमेरिकल बन जाता है। अब ये बता दिया कि भाई यहाँ पर क्या फोर्स की डायरेक्शन बता दी गई जा करके, चलो हमने यहाँ पर अगर टेंजेंट लगाया तो इधर आगे जा करके, यहाँ पर लगाया तो इधर आया। क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए हमने क्या किया है, एक चार्ज पार्टिकल को फ्री छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ को फॉलो करेगा। अब ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और एक ये कर्व है, तो अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन में है तो ये चार्ज पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करेगा, चला जाएगा। लेकिन अगर कर्व है तो वो उस पाथ को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा भाई, देखो फोर्स और वेलोसिटी डायरेक्शन दोनों सेम नहीं रहेंगे। पता चला इस पे ये वेलोसिटी तो ऐसे जा रही है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है जाकर, क्यों डायरेक्शन इधर बता रही है, इसलिए नहीं होगा। एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ भाई बताओ, ठीक है। क्या मतलब हुआ, अगर स्ट्रेट लाइन है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है तो उस पाथ को फॉलो करेगा, लेकिन कर्व है तो उस पाथ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। क्या हुआ, अगर इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो उस पर क्या बताता है, उसे फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, उसकी मोशन की डायरेक्शन नहीं बताएगा, क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। नेक्स्ट बात आती है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटेंगी, अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, सपोज करिए इधर काट दिया इसने, अगर काट दिया तो देखो इधर डायरेक्शन ये इधर हो गई, इधर डायरेक्शन हो गई, और जब चार्ज क्या है, एक ही है, तो एक ही चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती ना, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हैं, कि उस क्रॉस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स की दो डायरेक्शन होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इतनी कंडीशन आई जाकर के प्रॉपर्टीज़ की। बाकी जो हमें समझना है ये उसको हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक किसी गिवन स्पेस में, मतलब गिवन स्पेस मतलब गिवन एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। इसको ऐसे समझें, ये हमने कहा कि ये जैसे है, अगर मान यहाँ पर इतने एरिया में ये इस तरीके से ऐसे बनाया और एक हमने इतने एरिया को ऐसे बनाया, ठीक है, तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी जा करके, और ये कैसा होगा जा करके, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कई बार जैसे क्वेश्चन आया है, उन्होंने क्या किया कि ऐसे बना दिया,
यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कम ज़्यादा क्या से रिलेशन रहेगा, बना देंगे। जैसे ऑप्शन ये पहला लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर और इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर सेम है, ठीक है। दूसरा बना दिया जो ए पर है वो बी से कम है। सी बना दिया जाकर के जो ए पर है वो बी से ज़्यादा है, और डी पर मान लीजिए इसमें से कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए भाई यहाँ पर पास पास है ना, जब पास पास है मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर क्या है, दूर दूर है, तो यहाँ वीक रहे तो ई ए की वैल्यू ई बी से ज़्यादा रहेगी। तो बस सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि गिवन स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन संख्या ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। अगर मान लीजिए क्या है, उनकी संख्या अब इतने गिवन स्पेस में कि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो कैसी होगी, ये वीक होगी जा करके। तो सिंपल सी बात है। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट हो गया जा करके। दूसरा रहता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम लोगों ने जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको यूनिफॉर्म होने के लिए इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से बना रहे हैं कि ये जैसे है, इनके बीच का गैप भी सेम बना रहे, ठीक है, एक बना हुआ डायग्राम। और दूसरा मान लें ऐसे बना दें कि एक तो ये ऐसे है, ठीक है, या दूसरा हम ऐसे बना दें जा करके, ठीक है, या इसको हम ये इस तरह रह जा करके। इन दोनों कंडीशन देखें, यहाँ पर देखो दूर दूर है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड बदल रहा है और डायरेक्शन बदल रही है जा करके। तो ये दोनों हो गए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉन यूनिफॉर्म। और जबकि ये कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, नहीं चेंज हो रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अगर दोनों बदल रहे हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब क्या है, एक समान, नॉन यूनिफॉर्म जो एक समान ना हो, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, हमने देखा जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या होगी उतनी स्ट्रॉन्ग क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या होती है वो किस पर डिपेंड करेगी, चार्ज पर। भाई अभी हमने जैसे फॉर्मूला देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया वो क्या रहा था, E = 1/4πε0 Q/r²। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। मतलब ये हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या होगी किस पर डिपेंड करी जा करके, चार्ज पर डिपेंड करी जा करके। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जैसे ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो यहाँ पर मान लीजिए 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर मान लीजिए 4 ही 5 बना लो, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये QA है, ये QB, इनका रेशियो बताइए चार्ज का क्या रहता है। तो अगर चार्ज का रेशियो बात करें तो QA/QB। तो इनकी संख्या गिन लीजिए, जैसे ये हो गया यहाँ से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हुआ जा करके, ये कितना हुआ 1 2 3 4 5, ये कितना हुआ 5। तो रेशियो कितना 11:5 आ जाएगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन रहते हैं भाई, जितनी ज़्यादा देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किस पर डिपेंड करे, चार्ज पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या हम देख लेंगे, जो संख्या का रेशियो आएगा भाई किसका हो जाएगा, चार्ज का रेशियो हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, हमने जाना भाई चार्ज आया, चार्ज ने क्या जनरेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब क्या है, चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, ये सिंपल सा ही हमें बात पता चली जा करके, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कंडीशन ये हमें पता चलेगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहती हैं। अब वापस उसी पे आते हैं जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में E बराबर निकाला था F/Q, ठीक है, F/Q ये था, E = था F/Q मतलब टेस्ट चार्ज। अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर F = निकाल रहे हैं हम लोग जाकर के Q0 × E, ठीक है। अब मतलब क्या है, बताना क्या चाह रहे हैं, देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा, यही रहेगी जा करके QE। अगर ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। मतलब इस पे जो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, F = ये इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज है तो किधर मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव चार्ज है तो किधर मूव करेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन समझिए, जो
है, एनसीईआरटी में दे रखा था और पूछा भी गया था, मेरे ख्याल से 2018 में था या 19 में था, उसी में पूछा गया था, एग्जाम्पल में दे रखा है एनसीईआरटी के। उन्होंने कहा था कि एक ये मेटेलिक दो प्लेट्स हैं, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए ये ए है और ये बी है। यहाँ पर क्या है कि जो बी से ए की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इधर क्या है पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना ये, तो उन्होंने बना ही रखा था कि भाई ये कंडीशन है। अगले स्टेप में क्या कह रहा है, वही सेम वही है, इसमें क्या किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया। रिवर्स कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, ए से बी की तरफ होगी, पहले किस तरफ था, बी से ए की तरफ था, रिवर्स कर दिया गया। अब एक प्रोटॉन को ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ये बताइए कि कौन पहले आ जाएगा। उनके टाइम का था वो रिलेशन पहुंचाता था कि जैसे मान लो इसको हम मान लें T1 पहला केस है और इसको मान लें हम T2, तो इस तरीके से ऑप्शन बना रखे थे उन्होंने कि मान लो T1 ग्रेटर देन T2, फिर लिखा T1 इक्वल टू T2, फिर उल्टा कर दीजिए T1 लेस देन T2 या D, कुछ नहीं पता है मान लीजिए हमें, ठीक, कुछ नहीं पता तो या तो छोड़ दो या तो ना लगा दो, ठीक है। अब ये देखना है, सिंपल सी बात है, देखो करना क्या है, हम लोग उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में फ्री फॉल मोशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अगर हम सेकंड इक्वेशन लगाएं, इनके बीच का अगर डिस्टेंस हम s मान लें तो s इज इक्वल टू क्या रहता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s आया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हुआ जाकर के ये क्या रहा जाकर हाफ ए, इधर क्या हुआ टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, फोर्स बराबर क्या हुआ, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ए हुआ और प्रोटॉन भी वही होता है, उसमें मैग्नीट्यूड का तो अंतर होता है, एक में रहता है पॉजिटिव, दूसरे में क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहीं पर लिख रहा हूँ, जो फोर्स इलेक्ट्रॉन पर रहेगा जाकर के वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाएगा और क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो एक्सेलरेशन आया इलेक्ट्रॉन का, तो फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स है ई और मास ऑफ क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हम यहाँ पर अगर देखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो वही है और नीचे क्या आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर देखो जो टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2s हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा रूट में। अब रख देते हैं, पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का मतलब T1, तो ये पहुँचाएगा 2s एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ई अपॉन m, ये क्या हुआ me। दूसरा हम देखते हैं T2 मतलब प्रोटॉन का, तो ये लिखा हुआ है 2s अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो ई अपॉन m मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए बाकी देखो मैग्नीट्यूड जो चार्ज का होता है दोनों पे सेम होता है, एक में होता है निगेटिव दूसरे में क्या होता है पॉजिटिव। यहाँ से ये पता चला जो टाइम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, उसके मास पे है। मास ज़्यादा किसका होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कंपैरिजन में, प्रोटॉन का ज़्यादा रहता है ना, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन का कितना मास रहता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और इसका अगर बात करते हैं तो 1.67 इंटू -10⁻27 kg। तो ये ज़्यादा है ना, ये कम है, तो जिसका मास ज़्यादा उसका क्या होगा टाइम भी ज़्यादा होगा। तो टाइम ज़्यादा किसका आया, प्रोटॉन का आया, T2 इज ग्रेटर देन T1, ये वैल्यू होगी ना, ठीक है। हाँ T1 लेस हुआ ना तो वो ज़्यादा हुआ, बात होगी ना, T2 की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, मास ज़्यादा है इसका, तो वो कंडीशन निकल आई जा करके, ठीक। तो ये हुआ जा करके, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इलेक्ट्रॉन मास कम है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ज़्यादा होगा, और एक्सेलरेशन अगर ज़्यादा हुआ तो टाइम क्या होगा कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है ना, बस सिंपल सी बात है, ये हुआ जा करके। तो इस तरीके से रहेगा, जाकर वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे जो इसमें दिया जा करके, तो वैसे कुछ मैच नहीं कर रहा जा करके, तो ये हो जाएगा, ठीक। इसको हालांकि उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था इसमें, अगर वैल्यू उसमें अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पर उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से तब भी सॉल्व कर लेंगे जाकर। तो जो उसमें देख रहे हैं कि मास के प्रोपोर्शनल बाकी सब वैल्यू क्या है सेम आ जा रही हैं, तो मास के प्रोपोर्शनल है, तो मास इसका कम है तो कम है इसका, उसका मास ज़्यादा है तो ज़्यादा समय लगेगा दोनों की तुलना में, ठीक है। तो ये पहले आ जाएगा, वो बाद में आएगा प्रोटॉन, ठीक। तो ये दे रखा था, आगे कहानी देखते हैं तो हमें पता चल गया। अब एक अंतर, जैसे हम अब मैग्नेटिज्म पढ़ चुके हैं, अब इनमें रिलेशन भी हम जानते जाते हैं, जो इनके कॉमन क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स
जो बना जा करके वो क्या रहा है क्यू ई, और जो लॉरेंस फोर्स पढ़ते थे वो क्या रहता था क्यू ई बी साइन थीटा, ठीक है, या क्यू इंटू बी। इसका मतलब क्या है कि देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रखा है मतलब वेलोसिटी जीरो है तब भी उस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन यही अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा, जीरो रहेगा, है कि नहीं। तो ये बात है इसकी पहली बात, यहाँ पर जैसे साइन थीटा रहता है। दूसरी बात यह है जो इलेक्ट्रिकल फोर्स आएगा वो या अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, अगर नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगा। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है अगर बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, अगर पैरेलल जा रहा है तो फोर्स तो जीरो आ जाएगा, साइन थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगा जीरो। अगर मूव करेगा तो इसके हम लगाते क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है ना बी क्रॉस बी, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसा आता था परपेंडिकुलर आता था, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो ये अंतर रहता है इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में, ये उसी लाइन में आएगा पैरेलल या एंटी पैरेलल, ये कैसा आएगा उसके परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। ये रेस्ट में भी लगेगा, ये रेस्ट पे कितना होगा जीरो होगा। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में अंतर आ जा करके, ठीक। तो ये हम लोगों ने जाना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो नॉर्मल हमारा क्वेश्चन थे उनके बारे में समझा। आगे देखते हैं, आप कुछ नॉर्मल से फॉर्मूले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, हॉलो है, सॉलिड है, उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो समझते हैं क्या है। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज जैसे ये पॉइंट चार्ज क्यू है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर पी पे निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला अभी पढ़ ही चुके थे, ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अब मान लीजिए कोई चार्ज सेल है, चार्ज कंडक्टिंग सेल या मेटेलिक सेल, सेल का मतलब होता है हॉलो होगा, वो कैसा होगा हॉलो होगा। अच्छा ये है, जैसे इसकी रेडियस हमने मानी ये कैपिटल आर है, चार्ज इस पे क्यू दे रखा है, ये पॉइंट पी है, इसके सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर दे रखी है, ठीक है। अब करना क्या है, वही कि हम आउटसाइड निकालेंगे, सरफेस में निकालेंगे और इनसाइड निकालेंगे। तो पहला केस हमने किया आउटसाइड का, तो आउटसाइड के लिए क्या मानेंगे, टोटल चार्ज कहाँ पर रखा होगा सेंटर पर, तो टोटल चार्ज सेंटर पर रखा होगा तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग ई पी, तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हम बात करें सरफेस पर, एट सरफेस, एट सरफेस, तो सरफेस पे भी यहाँ पर ये इधर आ जाएगा तो ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो ये रहेगा जा करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तीसरा इनसाइड, अब इनसाइड जो चार्ज है जीरो है क्योंकि कंडक्टर में चार्ज रहता है कहाँ आउटर सरफेस में रहता है जा करके, तो इनसाइड क्या है, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। ग्राफ की बात करें हम, यहाँ पर डिस्टेंस लग रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, तो सेंटर से लेके सरफेस तक जीरो, केवल सरफेस पर मिला हमें, और इसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरीके से ऐसे घट रहा जा करके, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये सरफेस पर आ जा करके स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और यहाँ पर जो इनसाइड है वो कितना है जीरो है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जीरो, अचानक मैक्सिमम मिला फिर ऐसे घट रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर रहता है, डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर, ठीक है। तो ये हो गया किसकी वजह से, जो हॉलो कंडक्टिंग सेल है उसकी वजह से हमने निकाला, ठीक है। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन जैसे हो जाता है उसको हम समझ लेते हैं। क्या है भाई, देखो स्फीयर है, स्फीयर है तो इसके सरफेस एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो हम लोगों ने पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू रहता था क्यू अपॉन ए, तो अगर हम क्यू की बात करें तो क्या जाएगा सिग्मा इंटू ए, ठीक है। और यहाँ पर ए की बात करें तो क्या है पाई आर स्क्वायर है। तो अगर देखो आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड में तो नहीं करना है, हमें केवल सरफेस पर देखना है, ठीक है। तो अगर सरफेस वाले फॉर्मूले को हम थोड़ा रीअरेंज करें तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लग दे रहा हूँ, क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए, और ए क्या होता है जा करके 4 पाई आर स्क्वायर, देखो 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर,
तो देखो कंडक्टर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या गया, जो कंडक्टर है, कोई कंडक्टर था ना, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर बात करते एक्सटर्नल पॉइंट पर, तो एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर बात करते तो ये देखिए हो जाता 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह रखे जाकर सिग्मा, एरिया हो जाता था जाकर के इसका पाई आर स्क्वायर, नीचे लिखा है स्मॉल आर स्क्वायर, तो सिर्फ 4 पाई से 4 पाई कटता। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कटता, देखो पी पॉइंट पर जो आता सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो जाता। ठीक, तो कई बार फॉर्मूले जैसे लिखे रहते हैं, पूछ जाता है कौन सा सही है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में हमने देखा, तो सरफेस कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर कितना आएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है कि सेंटर से लेकर उस एक्सटर्नल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये बात हो गई जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो मेटेलिक स्फीयर, ठीक, या सेल। ठीक है, मेटल होगा तो क्या है, कंडक्टर है, उसका हमने ये ग्राफ देखा और जो भी इसके फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन था वो वैल्यू देखी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या हो कि नॉन कंडक्टिंग हो। नॉन कंडक्टिंग मतलब क्या होगा, जो चार्ज होगा वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसे बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या यही क्या रहेगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये मान लीजिए नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, उसी तरीके से इसका रेडियस आर है, इस पर चार्ज क्यू दे रखा है, इसके बाहर जो ये है ये डिस्टेंस कितनी है पी। आउटसाइड के लिए तो कोई अंतर नहीं है और सरफेस के लिए भी कोई अंतर नहीं रहेगा, सिर्फ अंतर रहेगा किसके लिए, इनसाइड के लिए। तो इनसाइड के लिए बस हम फॉर्मूला बनाते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, तो इनसाइड के क्या हुआ, सपोज करिए इसके हम अंदर कहीं पर हम बनाना चाहते हैं, ये सपोज करिए पॉइंट है ए, यहाँ पर बताना चाहते हैं, तो ये यहाँ से जो डिस्टेंस है सपोज करिए x है, तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट केवल हमें इतने वॉल्यूम का हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो चार्ज q है वो कितने में था, 4/3 पाई आर क्यू में था। अब हमें केवल इतने पार्ट का निकालना है, सपोज करिए क्यू डैश, तो जो क्यू डैश रहेगा जा करके ये रहेगा 4/3 पाई एक्स क्यूब। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज क्यू डैश हम मानेंगे यहाँ पर, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की x है, ये रहेगा x स्क्वायर। क्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे हम, देखो क्यू डैश अपॉन क्यू डिवाइड करिए, तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा x क्यूब, नीचे बचेगा r क्यूब, तो क्यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा x क्यूब अपॉन r क्यूब इंटू क्यूब। रख देते हैं वैल्यू को, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश की वैल्यू रख रहे हैं क्यू एक्स क्यूब, नीचे लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा ये आर क्यूब। इससे इसको हटा देते हैं, तो यहाँ हमने पाया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड जो आ रही है ये हो जा रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, ये आ गया फॉर्मूला। तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के। इसके पहले हमने वहाँ भी आपको बताया था किसमें, ग्रेविटेशन में, वहाँ भी जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आ रही थी वो इनसाइड द स्फीयर कैसी आ रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन आ रही थी। तो सेंटर से लेकर सरफेस तक पोजीशन बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और सेंटर पे एक्स की वैल्यू 0 तो ई की वैल्यू कितनी होगी, 0 रहेगी आकर के। ठीक है, वही है जैसा ग्रेविटेशन बताया था, कुछ नया नहीं है। इसके अगर ग्राफ की बात हम करें, ग्राफ की बात करें हम, तो देखो यहाँ पर रख रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर रख रहे हैं हम पोजीशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 सेंटर पर कितना मिला हमें 0,
और जब x इक्वल टू आर के हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर, सरफेस पर आर पहुंचेगा, तो सेंटर से लेके सरफेस तक बढ़ेगा, ये मैक्सिमम हुआ जा करके यहाँ पर, इसके बाद फिर ये डिक्रीज होगा, तो एक्सटर्नल में रहेगा 1/r² और इनसाइड रहेगा जा करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो ये कैसा है, कंटिन्यूअस बिहेवियर है, और उसके पहले वाला जो था वो डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर था, ठीक है, क्योंकि यहाँ लगातार देखो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर मैक्सिमम इसके बाद घट रहा है। वहाँ पर क्या था कि यहाँ सेंटर से लेके सरफेस तक जीरो था, फिर अचानक मैक्सिमम मिल रहा था, फिर घटा दिया करके। तो ग्राफ हैं, इनको थोड़ा आइडिया रहेगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। किसके लिए आया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे यहाँ हमने कहा कि भाई x बराबर अगर r कर दें हम सरफेस पे, x बराबर r रख रहे हैं, तो यहाँ देखो r रखेंगे तो ये कट जाएगा, r² आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस तो यार आएगा 1/4πε0 Q/r²। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, क्या मॉडिफाई करेंगे, यहाँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था, रो की वैल्यू वो क्या होती थी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रहता था, तो उसी को थोड़ा हम ये मॉडिफाई करेंगे, वॉल्यूम के टर्म में रखना चाहेंगे इसको हम, तो रखते हैं वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है। तो वॉल्यूम के टर्म में अगर रखना चाहें तो ये हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो इज इक्वल टू पढ़ा था, ये रहता था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम स्फीयर का आया ये है 4/3πr³। तो यहाँ जो चार्ज रहेगा Q इज इक्वल टू रो इंटू वी, तो रो इंटू वी, तो ये आया 4/3πr³, ये कितना हुआ जाकर Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ये रहा जाकर के 1/4πε0, Q की वैल्यू रखी जाकर के रो, ये आ गया 4/3 नीचे हो जाएगा, इधर आ जाएगा πr³ और नीचे लिखा हुआ है r², यही है ना भाई। Q की वैल्यू हो गई 4/3πr³ इंटू रो और नीचे r² लिखा था, इससे इसको हटा देते हैं, 4π से 4π हटा देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऊपर बच रहा है रो और r, तो रो और r, नीचे 3ε0 बच रहा है, बस ये हो गया फॉर्मूला। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, रो r/3ε0, और जबकि जो स्फीयर था, हॉलो स्फीयर था, σ/ε0 था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कई बार ऐसे सिंपल फॉर्मूला लिखा रहता है तो अब बार बार वहाँ तो आप अरेंज करोगे नहीं, थोड़ा आइडिया रहेगा तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन रह जाकर के हमने देखा स्फीयर की वजह से, चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने सभी की हमने ड्राइव कर ली, जिसकी भी RH स्फीयर थी या पॉइंट चार्ज था। और अब जो इस पे क्वेश्चन बनेंगे ये उसी तरीके से होंगे जैसे फोर्स के थे, ठीक है। कैसे, अब किसी का जैसे हम निकाल लें, कोई भी जैसे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करें, तो जैसा हमने भाई फोर्स का सॉल्व किया था वैसे इसका भी होगा। वहाँ भी अगर कई चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछेगा तो सबका क्या निकालेंगे हम, वेक्टर सम। जैसे एक हम कहते हैं कि ये है जैसे, ठीक है, क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, ये वही इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यहाँ पर मान लीजिए +Q चार्ज है और यहाँ पर +Q चार्ज है, यहाँ पर कह रहा है कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ क्या होगी, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी ना, तो अवे होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इधर, इसकी वजह से देखेंगे जाएगी किधर जाएगी, इधर जाएगी। अब ये एंगल 60 थी, ये भी कितना रहेगा 60, तो यहाँ हमने निकाला तो ये वैल्यू कितनी हो जाती थी, √3 आ जाता ना, क्या वैल्यू, ये √3 हो जाएगी, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q/L², बस सिंपल सी बात है। अब इसी को थोड़ा हम बदल दें, क्या बदल दें, नीचे बना दे रहा हूँ इसी को बदल हम ये दें कि यहाँ मान लीजिए हमने कहा, क्या कहा, ठीक है, कि ये है +Q और ये है -Q। अब इस पॉइंट पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। देखिए प्लस है तो इसकी वजह से क्या हुई जाकर के अवे, और ये माइनस है तो इसकी वजह से किधर आई, टुवर्ड्स। तो ये एंगल 60 था, पूरा एंगल 180 होता, तो ये कितना आया जाकर के 120। अब ये बताओ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है, इनके बीच एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, यही आ जाएगा ई के बराबर। और कहाँ से पास होगा, इसके सेंटर से, तो ई के बराबर हुआ, ये एंगल कितना बनाएगा 60 डिग्री बनाएगा जाकर, बस हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये कितनी कंडीशन है। तो आप किसी की वजह से देखेंगे तो जो वही वेक्टर आपको क्वांटिटी पता है, तो जैसे हमने फोर्स को सॉल्व किया था उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले रहेंगे जाकर, बाकी इसमें और कुछ नहीं रहेगा, कितना भी आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हुई जाकर के, कोई भी जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए तो सब जैसे हमने फोर्स के कॉन्सेप्ट देखा था वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। कैसे, एक और देखते हैं। जैसे ये कहा गया, ये सपोज करिए +Q रखा है और ये +Q रखा है, ये सेंटर है जस्ट मिडिल पॉइंट,
इस मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिलेगी हमें? 0 मिलेगी भाई। इसकी वजह से देखेंगे अवे आएगी, इसकी वजह से देखेंगे अवे आएगी, नेट कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन अगर यही यहाँ हम प्लस क्यू रखें और यहाँ पर माइनस क्यू रखें, यहाँ सेंटर निकालें, इसकी वजह देखो अवे और इसकी वजह से टूवर्ड्स, नेट हमें मिलेगी यहाँ पर। तो ध्यान देना है, अगर सिमिलर चार्जेज है, ठीक है, तो उनके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 मिलेगी। अगर डिसिमिलर चार्जेज हैं तो सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं मिलेगी। मतलब ये है, यहाँ पर हम देख रहे हैं सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। कैसे हैं ये? डिसिमिलर चार्जेज हैं, ठीक है। ये बाहर की बात वो देखिए तो वो तो अलग की बात है कि अभी तक आप इतना ध्यान रखिए, ये कंडीशन आ जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वैसे फॉर्मूले, वैसे क्वेश्चन रहेंगे जैसे हमने फोर्स में सॉल्व कर रखे हैं। जैसे रिंग का बताया था, रिंग का फोर्स निकाला था यहाँ पर, ठीक है। तो जो फोर्स की वैल्यू निकल आई थी, तो वो फोर्स की वैल्यू देखिए क्या आई थी, ये आई थी 1/4πε0। यहाँ पर सपोज करिए हमने Q0 माना था, यहाँ कैपिटल Q था या Q स्मॉल q मान लीजिए, तो क्या था Q इंटू Q0, ये रेडियस R थी, ये डिस्टेंस x थी, तो कितना आ रहा था R² प्लस x² की पावर कितना था 3/2 इंटू यहाँ पर क्या था x, यही था ना। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम टेस्ट चार्ज से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू हट जाएगी, ये वैल्यू हट जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 QX अपॉन ये कितना आ जाएगा R² प्लस x² की पावर 3/2, खत्म काम। तो जो कंडीशन हम सब वहाँ पर देख चुके हैं फोर्स में, वही सब यहाँ पर हो जाएगा, बस एक चार्ज वहाँ से हटा देना, ठीक। वो क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। तो कई बार रिंग का पूछ देते, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या जाएगा रिंग की वजह से, तो हो जाएगा। अब जैसे ये हमने सॉल्व किया था, ये सेमी सर्कुलर ऐसे रिंग थी, ठीक है, ये था ना, यहाँ पर पूछा था, तो बस वो एक चार्ज हट जाएगा, यहाँ पर क्या पता चल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगी। बस सिंपल सी बात है। जितने हमने, इसीलिए हमने वहाँ पर फोर्स पे हमने ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए, ताकि उसमें कुछ नहीं करना, सब कॉन्सेप्ट वही होंगे। बस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, बस एक चार्ज को हटा देंगे, बाकी सभी फॉर्मूले जो होंगे सब वही होंगे जा करके, ठीक है। ये कंडीशन रही जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अब जैसे फोर्स की एक और जैसे बता, वो है इनफाइनाइट चार्ज कहा था, इनफाइनाइट चार्ज है ना, जैसे वो रखे हुए थे इस तरीके से, यहाँ पर x = 0 से ऐसे रखा था, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर एंड सो ऑन ऐसे रखे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर जो जैसे 2 माइक्रोकूलम सब रखे हुए हैं जा करके, बस वहाँ पर हमने एक चार्ज रखा, तो वो यहाँ पर नहीं रहेगा जा करके। बाकी सब की वजह से क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, सबका वेक्टर सम कर देंगे, फॉर्मूला बस वही रहेगा जाकर, ये वाला चार्ज हटा देंगे, बाकी वजह से इसका रखेंगे हम। तो जितना हमने फोर्स की कंडीशन देखी सब वैसे ही रहेंगी, वही क्या रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के रहेंगी। जो कॉन्सेप्ट वहाँ पर पड़े वही कॉन्सेप्ट यहाँ रहेंगे, बस अंतर क्या है, एक चार्ज हट जा रहा है। तो जैसे फॉर्मूले वहाँ पर बने वैसे यहाँ पर बने क्वेश्चन, तो इतना ध्यान रखना है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और जो फोर्स की कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना जाकर। तो ये हमारी बात हो गई जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज और स्फीयर की वजह से, और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल रहे उनको हमने देखा। नेक्स्ट बात आते हैं, अब हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की मोशन को देखते हैं, ठीक है। अगर वो मूव करेगा तो क्या होगा जा करके, ठीक है। क्या देखते हैं मोशन को, पहला, ठीक है, मोशन इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। तो ये जैसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पर किसी चार्ज पार्टिकल को रखा, तो हम लोगों ने पढ़ा अगर रेस्ट में भी होगा तब भी इस पर फोर्स लगेगा। तो रेस्ट में है मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, QE। हमें t सेकंड के बाद या t समय के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये निकालना है। किसी चार्ज पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रेस्ट में रखा, फाइंड आउट इज वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम t, ठीक है। हमें पता है भाई रेस्ट में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, तो ये वैल्यू रहेगी जाकर Q/m। अब t के समय के बाद स्पीड निकालने का फॉर्मूला रहता है v = u + at। तो यहाँ देखो निकाला, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक वैल्यू निकाली हम लोगों ने QE/m × t, ये तो एक्सेलरेशन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो स्पीड आ रही है वो आ रही है Q/m × t। मतलब क्या देखिए यहाँ पर जो न्यूमेरिकल रहते हैं, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो देखो टाइम पर इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर जो स्पीड है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या करना था हमें, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है जाकर के, काइनेटिक एनर्जी = ये रहता है 12mv²। तो ये हुआ जाएगा 12m, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पे हम लोग पाएंगे ये लिखा होगा Q², E², T², नीचे क्या आ जाएगा m² से ये हम हटा देंगे,
तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी पर आ गई हाफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम। तो यहाँ देखिए जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो किसके है, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब इनका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पर स्पीड रखें, यहाँ टाइम रखें, तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन अगर हम, ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, कैसा आएगा, पैराबोला आएगा। किधर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाएगा, क्योंकि कैसा, इधर पावर 2 इधर पावर 1 है। तो ये बात ध्यान रखना है कौन किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, वैल्यू क्या रहती है। तो इस तरीके से पूछ दिया जाता है। तो पहली कंडीशन हमने ये देखी, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रेस्ट में रख दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर मान लो क्या को रेस्ट में रख के पहले कुछ स्पीड दी गई होगी तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ रखी होगी, बस इतना अंतर रहेगा। यहाँ u प्लस क्यू बाई एम अपॉन टू टी हो जाएगा, बस इतना अंतर रहेगा जा करके। ठीक है, तो पहला केस ये हो गया, हमने क्या किया कि इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया या कुछ स्पीड से देकर के इसको छोड़ दिया। दूसरी कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका जाए, तब उसका क्या रहेगा। तो इसमें देखिए जो पाथ आएगा, जो इसका शेप बनेगा रास्ते का, वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, एक सीधी रेखा रहेगा। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल छोड़ेंगे तो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर प्रोजेक्ट किया जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो सेकंड केस होगा, इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखते हैं, इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे है, ऐसे मान लेते हैं परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे है। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल को इधर हमने फेंका। ठीक, पॉजिटिव है, ये हमेशा इधर पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएंगे। हमें पता है किसी चार्ज पर ये वेलोसिटी v दी है, जो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मतलब ये होगा कि इधर जाएगा, तो ये इसको देखेंगे तो इस तरीके से ऐसे डिफ्लेक्ट होगा ये। ठीक है, तो देखो कैसा शेप बन रहा है, ये पैराबोला। ना भी हम इक्वेशन बनाए तो हमें पता चला इसका शेप कैसा है, पैराबोला। जबकि अगर पैरेलल फेंका तो कैसा था, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब पहले तो हमें ये पता चलेगा इसका जो पाथ आएगा वो पैराबोला आएगा। इक्वेशन क्या बनेगी ये देखते हैं। देखो अब ये पहले तो हमने किधर फेंका इसको, एक्स एक्सिस में। तो पहले हम देखो इसका देखते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। और एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस में अगर डिस्टेंस जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा v इंटू टी। तो हम ये टाइम निकाल लेते हैं, एक्स डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी x अपॉन वी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0। वाई एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी नहीं दी गई है, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाई एम। ये हो गया एक्सेलरेशन। निकालना क्या है, हमें पोजीशन निकालनी भाई, डिस्टेंस कितना गया ये वाई में, ये इधर से आया ना, ये गया जाकर के वाई, ये फ्री फॉल हुआ जाकर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फ्री फॉल मोशन s इज इक्वल टू ये रहेगा ut प्लस क्या करेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर। तो वाई एक्सिस में निकाल लें, वाई एक्सिस में वेलोसिटी थी 0, हाफ ए की वैल्यू जो हम रख रहे हैं ये है क्यू ई बाई एम, और जो टाइम की वैल्यू है एक्स अपॉन क्या है, v, एक्स अपॉन वी का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या बन गया जाकर के, वाई इज इक्वल टू हाफ, ये आ रहा क्यू ई बाई एम, इधर आ गया एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो गया वाई स्क्वायर। अब देखिए इधर वाई इधर एक्स, तो पाथ कैसा आया, पैराबोला होगा ना। इधर कितना है 2 है, इधर कितना है 1, तो पाथ कैसा हुआ, पैराबोला आ जाकर। तो इसमें अगर हम फेंकेंगे तो ये रहेगा पैराबोला। न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट से थोड़ा इसको हम रीअरेंज करते हैं। क्या रीअरेंज करते हैं, तो y इज इक्वल टू ये रहेगा क्यू ई अपॉन 2mv स्क्वायर, इधर क्या होगा एल स्क्वायर। अगर मान लीजिए इसको काइनेटिक एनर्जी में बदलना चाहते हैं तो 2 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये देखो लिखा है हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हो गया ना, तो हाफ mv स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू ये रहा क्यू ई अपॉन 2 इंटू 2 हो गया 4, तो 4 काइनेटिक एनर्जी इंटू क्या रहा जा करके एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है,
कोई न्यूमेरिकल आता है तो कहते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को हमने मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी दे देगा, उसको जूल में बदल लेंगे। अभी हम देखेंगे जब अभी एनर्जी पढ़ाएंगे, बस बाकी सब वैल्यू दी होंगे उसको हम सॉल्व कर लेंगे जो आएगा। तो इसमें ये पता चला कि अगर परपेंडिकुलर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो पाथ कैसा मिलेगा, उसका पैराबोला मिलेगा जा करके, ठीक है। पैराबोला रहा जा करके, तो इसमें हम क्या करते हैं, अब जो न्यूमेरिकल आया है एनसीईआरटी में ही दे रखा है और पूछा भी गया है, तो उसको हम एक सॉल्व करके देखते हैं कि क्या रहेगा जा करके, ठीक। क्वेश्चन ये दे रखा है, ये उसी तरीके से ऐसे प्लेट है क्या, यहाँ पर ये नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ से चार्ज पार्टिकल फेंके गए हैं, एक ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, तीसरा ऐसे जा रहा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, सेम पास से यहाँ से एक साथ छोड़े गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए इन चार्ज पार्टिकल का पहले नेचर बताइए, क्या है नेचर, मतलब क्या है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। दूसरा बताना है सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसका हो रहा है, डेविएट कौन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे हमने कहा कि भाई यहाँ से हमने देखा है इसका इतना, ठीक है, तो इसको देखेंगे ये इतना डेविएट हो रहा है, इसको देखेंगे तो ये ज़्यादा डेविएट हो रहा है, ये तो ऑब्वियसली डायग्राम से पता चल रहा है कौन ज़्यादा डेविएट हो रहा है। नेचर भी पता चल जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो 1 और 2 कैसे हुए, नेगेटिवली चार्ज रहे, और जो थर्ड हुआ वो पॉजिटिव चार्ज रहा। तो ऐसे सिंपल सा एक्सरसाइज पीछे उसने बना रखा है, पूछा भी गया है नीट में, तो कुछ नहीं देखना है, वही हो गया कहानी। हमें देखो भाई डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा होगा, डिफ्लेक्शन उसी का ज़्यादा होगा जिसका चार्ज की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, ठीक है। और या ऐसे देखें डिफ्लेक्शन उसी का ज़्यादा होगा जिसका मास कम होगा। अगर ये कह दे कि हमने सेम स्पीड से सबको फेंका, ठीक है, सेम स्पीड से फेंका और चार्ज की वैल्यू क्या है सेम दे रखी है, तो कि जिसका मास कम होगा उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, जो लाइट पार्टिकल होगा हल्का होगा वो ज़्यादा डेविएट हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। अगर सेम काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट किया गया है तो डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा होगा, जिसका चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इसी से रिलेटेड तमाम बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा जब मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो भी फॉर्मूले बने जा करके उनको हम लोगों ने देख लिया जा करके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं जा करके हम, अब जो मेन इसका रहता है जा करके वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब जो बचा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल, और नॉर्मल फॉर्मूले हैं, डायपोल पे जो टॉर्क लगेगा, जो वर्क डन आएगा, जो एनर्जी रहेगी जा करके, ठीक है। तो ऐसा करते हैं इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, नहीं इतना हो नहीं पाएगा, ठीक है। लगभग 1.5 पौने 2 घंटे तो हो ही गए होंगे।